मैं काफी टाइम पहले बॉम्बे में आया था 96 में आई थिंक। जब मैं आया था ना, वो जुनून गीत लिखने का था। हो ये मुझे हुक लगी। पंजाब में एक दर्द होता है ना, मैंने इश्क तेरा तड़पा दे। आर्टिस्ट के लिए पास प्लस पॉइंट है ख्वाब और ख्वाहिश। ये दो बातें आपको जिंदा बना के रखती हैं हमेशा। तो मेरे पास एक थॉट पड़ा हुआ था, क्यों मेरे रब ने ठुकराई दुआ मेरी, क्यों आसमां से टकरा के लौट आई दुआ मेरी। फिर उसमें बिठाया जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। मैं कभी अपने काम से आगे नहीं निकलना चाहता। अपने काम से आगे निकल जाओ ना तो आप कमजोर हो जाते हैं कि ना तुम पोएट हूँ, ना तो मैं शायर हूँ, ना पुष्पा हूँ, ना फायर हूँ। अहंकार की दुकान से मैं भी खरीदने गया, अहंकार तो टॉफी पकड़ा दी उसने मुझे। ईगो एटीट्यूड, दो अच्छी खूबसूरत बातें जूती के नीचे रखनी थी। जारी है ईमान मैं झूमे जो पठान मेरी जान मैं फिल ही लुट जाए। आइडिया केम फ्रॉम देयर। तुले आदे मेनू गोल्डन झुमके। अगर धुन कैची है तो ऑटोमेटिकली लिरिक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इंग्लिश को हिंदीफाई करके लिखना शुरू कर दिया। कहते समंदर सड़क पे आ गया, बाहर आ गया, उसकी गलती नहीं है, तुमने उसको इतना भर दिया है, उसकी मजबूरी है। जब हम बात कर रहे हैं आज, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक मेरा टाइप कास्ट नहीं है कि अजय कुमार ऐसे ही लिखता है। पहले ये बात थी, जब मैं धुन घर में लेके जाता था तो नींद उड़ जाती थी, घर वालों की मेरी भी। फिर मैंने सोचा यार सामने बैठ के लिखा करूंगा, ना चोरी का इल्जाम लगेगा, ना कोई पंगा होगा। हर जगह कुमार 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 होता है, फिर वो जल्दी खत्म भी हो जाता लगता है मुझे। बहुत ज्यादा मशहूर होना भी खत्म होने की निशानी होती है। कुछ लोग मशहूर होने आते हैं, कुछ मकबूल होने आते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द म्यूज़िक पॉडकास्ट। आप हमारे पॉडकास्ट में इससे पहले भी बहुत सारे अमेजिंग सक्सेसफुल लिरिसिस्ट से मिल चुके हैं। आज भी हमारे बीच में एक ऐसे ही अमेजिंग और सक्सेसफुल लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने पिछले 25-30 साल में काफ़ी काम किया है। मैं उनके गानों का नाम आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। अगर रिसेंट की बात करें तो बेशरम रंग, घुंघरू, तेरा यार हूँ मैं, चलिया जैसे गाने उन्होंने लिखे हैं। थोड़ा टाइम पीछे जाए तो बेबी डॉल, चिटिया कलाइयाँ, सूरज डूबा जैसे गाने उन्होंने लिखे हैं। उससे थोड़ी और पीछे जाएं तो मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तुझे भुला दिया, तेरे शर्ट में बटन सोनी, मादा लाडला और मैं हूँ हीरो तेरा जैसे गाने उन्होंने लिखे हैं। अगर नॉन फिल्म गानों की बात करें तो रुला के गया इश्क तेरा, थोड़ा थोड़ा प्यार और मलन सजना जैसे गाने उन्होंने लिखे हैं। पंजाबी भाषा की बात करें तो उन्होंने मेरा पीर जाने मेरी पीर जैसे गाने लिखे हैं। उन्होंने कमर्शियली डांस वाले रोमांटिक गाने तो लिखे ही हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत डीप मीनिंगफुल और टाइमलेस गाने भी लिखे हैं, जैसे कि जो भेजी थी दुआ और मेरे निशान जैसे गाने भी उन्होंने लिखे। इनफैक्ट उन्होंने एक ऐसा गाना भी लिखा है जो कि है तो सैड सॉन्ग, लेकिन पूरा देश और दुनिया उस गाने पे 25 सालों से झूम रही है, इश्क तेरा तड़पावे। इसके अलावा उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये तो कमर्शियल बातें, ये जो उनके करियर के बारे में बातें हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही ज़िंदा दिल है, बहुत ही खुश रहते हैं। आप जब भी उनसे मिलो, मैं जब भी मिला हूँ तो 15 मिनट में 2 घंटे की बात हो जाती है। वो शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। हर 3-4 लाइन की जब बातें करते हैं तो एक लाइन आती है बहुत ही मीनिंगफुल, जो कभी कभी थोड़ी देर बाद समझ में आती है। तो ऐसे ही एक जिंदा दिल टैलेंटेड लिरिसिस्ट से आज आपको मिलाते हैं, जिनको आप जानते हैं कुमार के नाम से। कुमार जी, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। थोड़ा सा लंबा हो गया। लंबी अच्छी बात होती है, थोड़ी काट के छोटी की जा सकती है। पहली लाइन आ गई। तो भाजी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके बहुत सारे डायलॉग्स हैं। आपने उसमें एक डायलॉग किसी इंटरव्यू में बोला था कि जो इस शहर को सह लेगा वो शहर में रह लेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी शहर में आने का सपना देख रहे हैं या इस शहर में आ चुके हैं, अभी तक रह नहीं पाए हैं। तो आपके हिसाब से आपने ये बात क्यों बोली थी और क्या समझना चाहिए ताकि लोग इस शहर को सह भी पाएँ और इस शहर में रह भी पाएँ? बोलते अगर जुनून है ना, जुनून और जिद में शामिल हो जाए तो बंदा पूछेगा नहीं मुझे आना है कि नहीं आना है, वो आ जाएगा, वो करके दिखेगा। ये जब सवाल आता है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, यहाँ पे मुझे लगता है ये सवाल रोकता है। और अगर सपोर्ट मिल जाए घर वालों की, पापा मम्मी की, यार जाओ मैं देख लूंगा पीछे, टेंशन मत लेना। एक आदमी पीछे खड़ा हो, शायद लगता है रास्ते आसान हो जाते हैं मेरे से आदमी के लिए। मुझे तो मेरे सफ़र में ये हुआ। मेरे फादर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं आ गया। फिर अंधेरे में जाओगे थोड़ी ठोकरें तो लगेंगी। अगर अंधेरे को अच्छी तरह समझ लिया ना तो एक चिराग जरूर मिलता है रोशनी के लिए, एटलीस्ट आगे बढ़ने के लिए। चाहिए। और पाजी, आपकी ना कहानी ना बहुत कम लोगों को पता है, और हम इस पॉडकास्ट को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं कि लोगों को आपकी एक्चुअल कहानी पता चले कि ये जो 25 साल का पूरा करियर है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे पहला गाना मिला। दूसरी बात, मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने एक सैड सॉन्ग पे पूरी दुनिया को नचाया है, उसकी क्या कहानी है।
तो अगर एक शुरुआत से शुरू कर पाए तो बहुत मज़ा आएगा। मैं काफ़ी टाइम पहले बॉम्बे में आया था 96 में आई थिंक। तो उस वक्त लगता है ना, हम जब नए आते हैं तो लगता है हम ही शायर हैं। वो एक वहम, इनोसेंट वहम रहता है आपके अंदर, आपको पता नहीं होता। जब आप कुछ बन जाते हैं तब आपको पता लगता है। वो बड़ा इनोसेंट सा एक अहंकार था मेरे अंदर जो मुझे बना रहा था धीरे धीरे। तो मैं जब आया तो वही अंधेरा था, लेकिन अच्छे लोग मिलते रहे वक्त पे मुझे, वक्त पे सही बात होती रही। तो एक जोगेश्वरी में एक चौल है जहाँ पे हर साल मैं माथा टेक के आता हूँ मेरे बर्थडे वाले दिन जाके। मुझे लगता है वो एक गोल्डन पीरियड था जहाँ से मैंने शुरुआत की। छोटा सा कमरा हुआ करता था और बारिशों के दिन में ज़मीन से पानी निकल आया करता था वहाँ से। वो खूबसूरत बातें आज भी मैं अपने साथ कैरी करता हूँ और बताता हूँ लोगों को कि यार अगर सह लोगे शहर, कोई शहर आपको बहुत कुछ देने वाला है। और ये शहर सोने का है मगर सोने के लिए नहीं बना लाइफ में। तो धीरे धीरे मैं चलता रहा, बहुत लोग मिलते रहे, काम करते रहे। फिर एक गीत मिला मुझे, संजीव कोहली मेरे दोस्त हैं, उनके थ्रू मिला संतोष नायर से। उन्होंने रिकमेंड किया मेरा नाम क्रिसेंडो में और उनके थ्रू मेरा नाम गया सुबीर पाजी के पास। तो पंजाब से एक लड़का आया जलंधर से, ट्राइम, उसको लगा बूढ़ा राइटर होगा, उनको अभी नॉलेज नहीं थी और उनका एल्बम बन रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उधर पैसे नहीं होते थे, पैसों की तो किल्लत सबको होती है। तो बट मेरा ग्रेडीनेस नहीं था मेरे अंदर, वही मैंने इनोसेंट सा है कि यार मैं कितने पैसे लोगे, मैं कहा 3000 पर सॉन्ग लूँगा। कॉन्फिडेंट था, तो वो राज़ी हो गए और हम खुश हो गए। वो 3000 में 2 गाने लिखे थे उसमें मैंने, तो 6000 का ड्राफ्ट आया मुझे। अब जब मेरे को याद है संतोष सर के स्टूडियो में बैठा था तो मोबाइल तो होते नहीं थे, तो उनके फ़ोन पे फ़ोन आया, डिक्टाफोन से मैं रिकॉर्ड, उन्होंने स्लो धुन दी थी मुझे ये, तारा रा 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 रा। अब ये धुन स्लो और एक फास्ट तूफानी दिमाग मेरा, ये जो पार्ट था ना हो, ये मुझे हुक लगी। पंजाब में एक दर्द होता है ना, वो भी स्लो बोला हो, मुझे लगा बड़ा दर्द है इसमें यार, मैंने इश्क तरह तड़पावे। तो मैंने उसमें सैड सॉन्ग लिखा। अच्छा, ये उस ज़माने की बात है जब आप पंजाब से आए हो मेरे साथ में, चित्रहार, महाभारत, रामायण, मेरा पिंड मेरे खेत और इंग्लिश में हिटमैन, बस इतनी सोच लेके पैदा हुआ। और इतनी भी औकात नहीं थी कोई पूछे मुझे कि अच्छा लगा या बुरा लगा, और इतनी हिम्मत नहीं बोलने की यार अच्छा लगा या बुरा लगा। और उस पर फिर मैंने गीत लिख दिया, पैसे आ गए, सब ठीक था। 1 महीने के बाद सुबीर पाजी वापस आए वीडियो बना के उसका। तो स्टूडियो में मुझे बुलाया क्रिसेंडो ऑफिस में, तो मिला उनको। पहले वो देखते थे, ऐसे तुसी लिखे? मैं हाँ जी मैं लिखा है। जब उन्होंने वीडियो प्ले किया मैं नाराज़ हो गया उनसे। मैं पाजी मेरा गाना फ्लॉप करता तुसी था, आपने गाना फ्लॉप बना दिया, क्योंकि वो जो लिरिक्स थे उसके साथ जा ही नहीं रहा था वीडियो। बट वो सोच नहीं होगी डायरेक्टर की। वो मुझे वक्त के साथ, मैं 6 महीने बात ही नहीं की उनसे। और मुझे एक समझ आई बात कि अगर आप, रब ने आपको गिफ्ट करना है ना कुछ, आपको पूछे बगैर गिफ्ट करना है आपको लाइफ में। तो सुबीर पाजी का थैंक यू इतनी बड़ी धुन देने के लिए मुझे, कि जिसपे आज मुझे लिरिक्स से गाना वो हिट नहीं है, गाना वो हिट है हो। अगर ये पार्ट नहीं होता गाने में तो गाना हिट नहीं होता। आज मुझे अगर वो गाना मिल जाए ना, थोड़ी अक्ल सुलझ गई है, थोड़ी शक्ल सुलझ गई है, बड़े बेहतर लोग मिले मुझे जिनकी वजह से मेरे अंदर एक गुण आ गया कि मैं अंडरस्टैंडिंग से गाना लिखूंगा। अब इस पर मैं कभी सैड सॉन्ग नहीं लिखता है, मैं भांगड़ा लिखता हूँ उसके ऊपर। बट मेरे ख्याल से ऊपर वाले का करम होता है बिल्कुल कि जैसे जैसे चीज़ों को करना होता है। शायद ईश्वर ने सोचा था मुझे बनाने के लिए, मुझे नींव बड़ी रखनी होगी। करेक्ट। शायद मेरा प्लान छोटा होगा, ऊपर वाले का प्लान बड़ा होगा मेरे लिए, ऐसा सोचता हूँ। और मैं श्योर कर सकता हूँ कि अगर 100 लोगों ने गाना सुना है ना, उसमें से किसी 2 लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि यार ये गाना तो कोई ध्यान नहीं देता है एक्चुअली। मोस्टली यही, जब मैं शादियों में जाता था पंजाब में तो मेरा गाना बजना शुरू हुआ तो मेरे को इरिटेशन शुरू हुए थे, क्यों बजा रहे मेरा गाना, क्योंकि ये रिलेट नहीं कर पा रहे लोग गाने से। और सैड सॉन्ग है, वहाँ पे शादी हो रही है और सैड सॉन्ग समझ रहे लोग, नाचते थे। एक दिन मैंने भी नाचना शुरू कर दिया गाने के साथ। फिर मैं फ्लो में मैं भी बहता हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि ऑडियंस, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें लिरिक के साथ कनेक्ट करती है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें वाइब के साथ कनेक्ट करती है, कि जैसे अगर तुम साथ हो, मतलब ऐसे ही सिमिलर एक गाना है इरशाद भाई का, अगर तुम साथ हो, लोगों को लगता है कि रोमांटिक सॉन्ग है, बट एक्चुअली उस गाने में ये बोल रहे हैं कि अगर तुम साथ हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जब वो आए थे इरशाद भाई, हमने भी उनसे पूछा था, तो आपको ऐसा लगता है कि ऑडियंस कभी कभी अगर वाइब गाने की पसंद आ जाए और उस वाइब से कुछ और कनेक्ट हो रहा है, मान लो एक गाना है सैड लेकिन उसको सुन के रोमांटिक फील आती है, तो लोग उसको रोमांटिक गाना समझ लेते हैं। कभी कभी गाने के लिरिक्स ज़्यादा, उसके लिरिक्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उसका। हाँ। टोटलिटी में गाना लोगों को अच्छा लगता है। करेक्ट। तो उसका साउंड, उसकी फोनेटिक्स, उसका इम्पैक्ट लोगों को बहुत पसंद आता है। तो लोग कुछ समझते हैं, कुछ उलझाना चाहते हैं, सुनते उनको सूदिंग लगता है गाना, इसलिए लोग लगता है कई शब्द का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है जो उस गाने में है। करेक्ट। आपने एक और बात बोली थी कि
मैं तो फ्लॉप गाना बनाने की कोशिश करता हूँ, हिट गाना बन जाता है। तो ऐसा कभी हुआ है कोई गाना आपके साथ कि जो गाना आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये चलेगा, आपने ऐसे बनाया और वो गाना सुपर हिट हो गया? हिट सोच के गाना नहीं बनाते, अच्छा सोच के गाना बनाते हैं। फ्लॉप तो बना लेगा कोई आदमी गाना, वो ईज़ी है। हिट फ्लॉप तो ईश्वर के हाथ में होते हैं, अगर ये ना हो तो हर गाना हिट हो जाएगा। जैसे दुआ ट्रैक है, जो बेचती दुआ 2011 में आई थिंक मैंने लिखा था। मुझे 2016 में पता 15 में पता लगा गाना सुपर हिट है। मैं भूल गया था गाना लिख के। तो मुझे कोई कंपोज़र मिले, उन्होंने बोला ये गाना, मैं कहा अच्छा ये बहुत देर पहले लिखा था। तो धीरे-धीरे वो गाना वायरल हुआ। वो गाने की लाइफ भी बहुत लंबी चली, वो गाना धीरे 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 लोगों को पसंद आता गया, फिल्म आगे चली गई, उसके बाद जाके गाना हिट हुआ। कुछ कुछ गीतों में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जैसे कि पौधे को पेड़ बनने में वक्त लगता है, तो गीत वो समझ लेता है बात कि यार ये वक्त बनना है तो धीरे धीरे बनना पड़ेगा, इंजेक्शन लगा के नहीं बन सकता गीत बड़ा। स्टेरॉइड से नहीं बन सकता। करेक्ट है पाजी। 25 साल में आपने तो इतने सारे कंपोजर्स के साथ काम किए, ठीक है, और आप हो भी बहुत जिंदा दिल इंसान। आप मस्ती सांस मजाक लेते हो लोग पसंद ही नहीं हमें। जिंदा मतलब आप कोई शहर में, मुझे यकीन है आपके अगर ख्वाब ख्वाहिशें नहीं है ना, तो आप सांस लेते हुए ह्यूमन बीइंग है लाइफ में। आपको जिंदा आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिशें, ज़रूरतें नहीं है। ज़रूरतें सबके पास है, आर्टिस्ट के लिए पास प्लस पॉइंट है ख्वाब और ख्वाहिश। ये दो बातें आपको जिंदा बना के रखती हैं, हमेशा उम्मीद जुड़ी रहती है इनके साथ। वाह, वेरी वेल सेड। तो इन 25 सालों में स्टूडियो में कभी बैक स्टेज पे बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं, जो मोमेंट्स कुछ आपको याद रह जाते हैं कि यार ये तो लाइफ के बस लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आपको याद आ रहे हैं? ऐसे बहुत है, मेरे से अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियसली उसको अप्रोच नहीं करता हूँ। लाइक मुझे मालूम है एक डायरेक्टर ने, मैंने बहुत अच्छा गाना लिखा, ठीक है, स्टूडियो में बैठे थे हम लोग मीत ब्रोस के, तो सब सुन रहे थे, एक आदमी बीच में से निकल गया, कहता ये लाइन चेंज कर दो, मतलब गाने की मेन लाइन थी। अच्छा, मैंने कहा, मैं डायरेक्टर साहब को बाहर लेके गया, और सर ये बताइए ये कौन है? कहते ये वो आदमी है, ये जो बोले वही नहीं करना है, मुझे इसलिए रखा हुआ है। कहते आपने बहुत अच्छा लिखा। कहते इनको मैं स्क्रिप्ट देता हूँ पहले लिखने के लिए, ये जो लिख लेते हैं मुझे पता लगता है अब ये मुझे तो नहीं लिखनी है, तो मैं इसे बेटर लिखूंगा। ये जो यादें इंस्टेंट बनती है, इसलिए तो बनती, बात करें, वरना तो आदमी तो हर चीज़ को तिजोरी में बंद करके रखना चाहता है ना। तो लाइफ शुड बी लाइक, आप बड़े बने के बाद शेल में चले जाते हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं खुशबू में बिलीव करता हूँ, स्प्रेड होना चाहिए आपको। तो एक गाना लिखा, उन्होंने पंगा ले लिया मुझसे। मैं कहा अच्छा, मैंने और अच्छा लिखा, ले गया। मैं देखो बहुत अच्छा गाना लिखा है मैंने, अब तो बताओ खराब किधर से करना है। शाहरुख भाई के साथ भी मेरी काफ़ी हमने जब चलिया गाना बनाया बैठ के, तो कुछ चीज़ें जो है ना मेरे पंजाब से कैरी कर रहा हूँ, वो गलत है सही, मैं उसमें जाता नहीं। मेरी स्टडी, मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, पेन पेपर नहीं, बीए किया मैंने, बट नकल मार के पास हुआ इंग्लिश में, है ना, थोड़ा सा रट्टे मार के ऐसे पास होता है। 33 मार्क्स आए होंगे मेरे, बट 29 आए होंगे। 4 मुझे ऐसे दे, अच्छा आदमी है इस करके दे दिए होंगे मुझे। तो उसमें दुनिया कहती इश्क भूल है बेफिजूल है, तो पाजी ने बोला यार ये बेफिजूल वर्ड नहीं होता। मैं पाजी मुझे कल ही पता लगा ये वर्ड नहीं होता, फिजूल। अच्छा मैं फिजूल में बड़ा लगता है बहुत विद्वान है, इसमें इंटेलिजेंस, ये पढ़ा लिखा आदमी लिख रहा है। बेफिजूल में कच्चा पक्का सा आदमी है, भाजी मैंने तो बचपन से यही सुना है, तो मैं यही लिखना चाहता हूँ। तू कैसे? मैं कहा डन। कहते ओके, तेरी गट फीलिंग पे जाता हूँ। तो गाना ऐसे, देखो डिक्शनरी दुनिया की आखिरी किताब नहीं है। आप आए हो धरती पे, अगर आप शब्दों से खेलते हो, शब्द नए क्रिएट करते हो, तो वो आप ऐड करके जा सकते हो ना उसमें। ऐड करना नहीं करना वो आपकी अलग बात है, लेकिन मैं तो प्रोड्यूस करूंगा वर्ड, नए वर्ड। मुझे लगता है रिक्वेस्टां पाई हैं बहुत सारे वर्ड, रिक्वेस्टां पे भी ऑब्जेक्शन हुआ था, भूषण जी बोले ये वर्ड नहीं होता। मैं कहा यहाँ पे रिक्वेस्टिस कैसे बोलूँ, मैं उसको प्लूरल करना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्टिस मेरे से निकल नहीं रहा मुँह से, इंग्लिश वैसे तंग थी मेरी, तो मैं कहा इसके पीछे मैं लिखूँ रिक्वेस्ट, आप बोल के दिखाओ। रिक्वेस्टिस बोल नहीं पा रहे, रिक्वेस्टिस। मैं कहा नहीं, रिक्वेस्टां पाई लिखेंगे, उसकी ये गाना इधर से क्लिक कर सकता है। नया साउंड था, अब वर्ड समझ में नहीं आया लोगों को, बट उसका इम्पैक्ट ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा था। तो लोग ये भी बोलते हैं कि आप कि कुमार पाजी अगर होते हैं तो पंजाबी का एक तड़का लगाते हैं गानों में। वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली है, वो मैं कांट हेल्प इट, मेरे नेचुरल है वो। ले मुझे लगा कि जितने मेरे कंपोजर हैं, विशाल शेखर सर, प्रीतम दास, जितने सब विद्वान, ये सीसीडी वरिष्ठ स्टारबक्स है और मैं ढाबा हूँ। अगर ये लोग मुझे नहीं मिलते तो मेरी सोच तबला ढोलक तक सीमित रहती। इन लोगों ने मुझे बनाया, थोड़ा अंग इनका, थोड़ा उनका कलर आया, फिर कहीं जाके मेरे ऐसा लिरिसिस्ट पैदा होता है, जिसको आता कुछ नहीं है, उसका जाता कुछ नहीं, फिर भी कुछ तो होता है वो। अगर ये लोग नहीं मिलते ना मुझे,
तो मैं शायद वो तबला ढोलक की सोच लेके चलता रहता है, सेम मीटर्स पे लिखता रहता है। इन्होंने मीटर विशाल सर, प्रीतम दा, अमित ब्रो, सब कंपोजर्स ने मीटर अलग अलग दिए लिखने के लिए राइटर्स को। इस युग में राइटिंग बहुत चैलेंजिंग है। 90 में आपने देखा दीवाना, सनम, जिगर, ऐसे कुछ लफ्जों पे आधारित राइटिंग होती थी। अब हर दिन अमिताभ भट्टाचार्य हों या इरशाद भाई हों या जितने भी लिरिसिस्ट हैं, सब कोशिश करते हैं एक ऐसी बात लिखने की और एक ऐसा शब्द लाने की जिससे गाना बदल जाए और रुख बदल दे गाने का। करेक्ट। तो आप कोई ऐसा शब्द है जिसको बार बार यूज करते हो? एक बार जब तक हिट नहीं होता तब तक, लाइक जैसे सिग्नल वर्ड था, हाँ। तो मैंने पंजाबी फिल्म पहले की, तो मैं कहा पाजी जयदेव पाजी मैं मीटर अपना बनाता हूँ। तो उन्होंने कंपोज किया, मैं जिथे चावांगे गड्डी मोड़ांगे फिर सारे दे सारे सिग्नल तोड़ांगे। इस पर डिबेट होगी पंजाब में। अब सिग्नल आ गया, फिर मैंने बोला इसको फिर यूज़ करना चाहता हूँ। फिर एक फिल्म बन रही थी, प्रीतम दा ने मेरी धुन दी, तो मैंने ऐसे रैंडमली ख्याल आया, दिल्ली वाली तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली अब दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, और नेचुरली आया। तो दादा को मैं गाना सुना रहा था, राणा के साथ में खड़ा, दादा बोले इसका ऑप्शन, दादा इसका और मेरा ऑप्शन नहीं मिल सकता ना, वो क्या करूँ। भले बकवास है बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड कोई पोइट्री नहीं है, वो एक ऐसी कच्ची पक्की बात है जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता। मेरे साथ थोड़ा सा इनोसेंट गवार माइंड ही लेके आ सकता है। और आप जैसे आजकल लेबल का प्रेशर है गाने बनाने में, प्रोड्यूसर है, एक्टर भी है, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके केस में भी आपको इनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है या सिर्फ कंपोजर के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है? होती इन्वॉल्वमेंट, कई बार अच्छी बात लिख दो, ऐसी बात लिख दो जिसको तोड़ ना सके, बस वहां पे फाइट करनी पड़ती है कि एक ऐसी बात लिख दो जिसका दूसरा तोड़ ना हो, उस पर फाइट कर लो बस। और आपको सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, इसका कितना प्रेशर होता है? क्योंकि अब पहले मान लो आज से 20 साल पहले चले जाओ तो गाने बनते थे, गाने का मीनिंग है, वीडियो पे अच्छा लगेगा, ये सारी बातें थी। अब ऐसा है कि गाने का 30 सेकंड की क्लिप कटेगी, हुक लाइन बार बार रिपीट होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे आपको ब्रीफ मिलते होंगे, उसका कितना प्रेशर है? ये जो सोशल मीडिया है या ये प्लेटफॉर्म जो है, कोई बोलता है मेरा गाना बिलियंस में चला गया, मिलियन, मैंने कभी जाके चेक नहीं किया, मेरा वो उधर सोच जाती नहीं है काम में, क्योंकि उधर से मुझे बिलियन से मुझे पैसा नहीं आ रहा है डायरेक्ट। अब तो आता है। हाँ, रॉयल्टीज आती है, हाँ। बट मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगता है मैं और गाने लिखूं, जैसे कोई मुझे बोलता है क्लब में गए तो आपके 8 गाने भेजे थे और 2 नहीं बजे, उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ मैं कि और मेहनत करते हैं और काम करते हैं, ये तो है। इससे आपको एक फीलिंग मिल रही है सिर्फ कि आपका गाना मिलियंस में है ना, तो वो फीलिंग लेके मैं करूँगा, मैं दूसरा काम करूँगा पूरा बेहतर। अच्छी बात है कि गाने इतने बड़े बड़े हिट हो रहे हैं, इंची टेप से आप नाप सकते हो गानों को आज। खैर इंची टेप से नाप सकते हो। खैर ये इतने मिलियंस में गया, लेकिन गाने वो भी थे जैसे अपना गाना इश्क तरह तड़पावे, अब वो इंची टेप से ऊपर है, यूट्यूब से ऊपर है गाना। तो ये कोई गाना अपने कैलिबर पे हिट होता है, वो मिलियंस में तो हिट है लेकिन वो कम है वहाँ, मुझे लगता है दुनिया में ज़्यादा हिट हो रहा होगा मे बी। और पाजी मेरे को 2 सवाल पूछने, आपके एटीट्यूड और आपके लाइफस्टाइल। पहली चीज़ तो आप पीआर भी नहीं करते, आप ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते, मिलते नहीं हो ज़्यादा, तो कोई स्ट्रैटेजी है या मन नहीं करता? मतलब क्यों आप सबसे अलूफ क्यों रहते हो इतना? एक्चुअली नेचुरली है ये, मैं मिलता सबको, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, कंपोजर्स हैं, काफ़ी कंपोजर मेरे थ्रू गए जी में, उनके गाने भी हिट हुए। मुझे लगता है अगर बन गए तो कुछ बनाओ भी आप, मेरी ऐसी सोच है। इंटरव्यूज़ यार, जैसे मोहब्बत में आपने इंटरव्यू कर लिया आगे मुझे प्यार से, तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो एक एजेंडा के थ्रू मेरे से नहीं होता है कि मुझे प्रमोशन मिल रही है इससे। मेरे माइंड में वो चीज़ अभी तक तो नहीं बैठी है कि फ्यूचर में मुझे पता नहीं। नहीं, बहुत अच्छी मुझे लगा था कि अगर अपने काम से आगे निकल जाओ ना तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। मैं कभी अपने काम से आगे नहीं निकलना चाहता। मेरा चेहरा मेरा वर्क है। मैं गीत लिखने आया था, गाना लिख रहा हूँ, और मुझे गाना लिख रहा है उसके पैसे भी मिल रहे हैं, इज्जत भी मिल रही है। ऐसी चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं वो भी मिल रही हैं। तो सर ये चेहरे से ज़्यादा तो खूबी उस काम में होगी ना जो मैं कर रहा हूँ, उसमें बुलंदी मिल रही है। अब जो मुझे देखना चाहता है वो देख के रहेगा, जिसको मैं देखना चाहता हूँ मुझे ढूंढ लेगा, ऐसा मेरी। और आपका ना जो एटीट्यूड है, आपने हज़ारों गाने लिखे हैं, 100 नहीं, हज़ारों में, कितने गाने लिखे हैं उसमें नहीं जाते, बट हज़ारों में गाने लिखे हैं। आपके सुपर हिट गाने मेरे ख्याल से सेंचुरी होने वाली होगी, सारे अगर हम गानों को मिलाएं, फिर भी आप बहुत ही नॉर्मल और कंफर्टेबल एटीट्यूड के साथ रहते हो। मेरे ख्याल से अगर कोई आदमी ये सीख लेना तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस नाम की चीज़ नहीं होगी।
तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ है नहीं जिस हिसाब का आपका लाइफ इज attitude- शुगर फ्री, स्ट्रेस फ्री। मैं बड़े ही जिंदा दिली से अप्रोच करता हूँ सबको, और मुझे लगता है कि जब भी अच्छी दे दोगे ना, सामने वाले की धड़कनें बदल जाएंगी कुछ देर के लिए। मैं उसमें बिलीव करता हूँ। अब ये एटीट्यूड वाली बात मेरे को आई डोंट नो, मेरे अंदर आई नहीं, नेचुरली होगी, है ना, आ जानी चाहिए थी अब तक। अहंकार की दुकान थी, मैं भी खरीदने गया, अहंकार तो टॉफी पकड़ा दी उसने मुझे। बहुत बढ़िया। ईगो एटीट्यूड, दो अच्छी खूबसूरत बातें हैं, जूती के नीचे रखनी चाहिए, चप्पल के अंदर, सर पे सवार नहीं होनी चाहिए। उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर वो आपके सर पे सवार है तो आप बेकार है। दो बातें इधर, जब आदमी नया होता है ना, उसकी इमेज नहीं होती है ना, तब वो झुक सकता है आपके सामने। जैसे ही उसके गाने हिट होते हैं या कहीं किसी फील्ड में हो सकता है, इमेज बन जाती है। इमेज को डिफेंड करने के लिए ना, जैसे मैं कुमार हूँ, अब मैं कुमार को लोग नहीं मिल रहे, अब कोई आपको देख नहीं रहा, तो वहाँ पे टेंशन होती है, अरे तो अब मैं बन गया हूँ, देखो मुझे। तो इमेज डिफेंड करने के लिए कभी कभी आर्टिस्ट के अंदर ये आता है। मुझे लगता है कि यार अभी एक गीत आ रहा है मेरा ना, अहम रख ना वहम रख, रखना है तो रहम रख। मेरा एक्चुअली नेचुरली होगा, मैं इस पे बोलूँ कि मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। ये फ्रॉम डीएनए से आ रहा होगा, फादर साहब से मेरे। भाजी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अ, गाने चले नहीं चले वो तो किस्मत की बात है, बट ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो तरीका है जीने का, मेरे ख्याल से कोई भी इंसान अगर ये तरीका सीख ले तो वो खुश तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि सक्सेस तो आती जाती हाँ, रहेगी, काम तो आता देखो जाता रहेगा। मैं बिलीव करता हूँ कि हर जगह आपने खुद रहना है। चाहे आज मैं गाड़ी ले लूँ, 4 मकान ले लूँ, किसी पोजीशन में पहुँच जाऊँ मैं, तो आप ही रहोगे ना। आज बहुत बड़ी गाड़ी भी आ गई, बदलाव तो चीज़ों में होना चाहिए, आप में बदलाव नहीं होना चाहिए। करेक्ट। यू हैव टू ग्रीट द पीपल, ट्रीट द पीपल लाइक गॉड। मैं ऐसा इसमें बिलीव करता हूँ। मुझे जैसे पता लगता है ना अहंकार है ना किसी में, तो मेरे को सरिया निकालना भी आता है गर्दन से अपने ऑफिस में। यार इस एटीट्यूड से नहीं मिल सकते, ओए करके बात नहीं कर सकते, छोटा है बड़ा, चाहे वॉचमैन है चाहे बॉस है, एक ही तरीके से मिलोगे ना तो भगवान खुश होते हैं। मुझे लगता है, कहते बॉस को तुम लाल कर रहे हो, उधर ड्राइवर को गाली, अगर एक फूल लेके जाते हो मंदिर में, आप चढ़ा देते हो और वापस आके ड्राइवर को गाली निकाल देते हो, तो फूल तो मुरझाएगा, डज मेक एनी सेंस। वो प्रोटोकॉल है नहीं। ईश्वर भी कहते हैं काम करके आना मेरे पास और थैंक यू बोलने आना मुझे। मैं तो तेरे, तुम बोलते साथ हो मेरे, और मैं साथ हूँ, तो फिर थैंक यू बोलना है। अच्छे लोगों को ट्रीट करो अच्छे तरीके से। तो बाजी जब आप गाने लिखते हो, जैसे मान लो आपने भगवान की बात की, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, जो गाना आपने लिखा, तो वो थॉट आप अपनी लाइफ की लर्निंग और उन सारी थॉट्स को भी इंक्लूड करते हो या सिर्फ ब्रीफ पे काम करते हो? उस वक्त सिर्फ ब्रीफ पे था, क्योंकि अक्षय भाई ने मुझे बुलाया था, मेरे को, मीत रंजन को पूरी स्टोरी सुनाई थी। तो मैं स्टोरियाँ सुनता नहीं, मतलब मेरे पेशेंस नहीं है, पूरी उस दिन सुननी पड़ी मुझे, क्योंकि अक्षय भाजी सुना रहे थे। 3-4 घंटे हो गए थे, मैंने सराउंड की 2 गोलियाँ खाई भाजी, मैं खाली गोली। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उस सिचुएशन का इम्पैक्ट हुआ। तो मीत ब्रोजन के पास एक ट्यून पड़ी थी, 2 साल पहले मैंने सुनी थी, ये दर्द ताज़ा है रूह घायल है, ये थी। तो मैं तो वो धुन सुनाऊँ मुझे, तो धुन सुनाई मैंने, उस पे 2 लाइनें उसी वक्त उनके साथ कार में बैठ के लिखी। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैंने बोला इसका क्रॉस कल मैं लिखूंगा, इसका ऑप्शन नहीं बनाएंगे, यही गाना होगा पिक्चर का। हम बना के लेके गए गाना, फिर हमने सुनाया। डायरेक्टर साहब ने बोला ये लाइन निकाल दो, कौन सी? मैं बिकता हूँ मैं तो दुकानों में। मैं कहा यही तो लाइन है। मैं थोड़ा अड़ गया, फिर इतनी नई बात करके तो अड़ना ही पड़ेगा ना। तो अक्षय भाजी यार चेंज, मैं भाजी कितना चेंज करा, ये नहीं चेंज होगा, अंतर चेंज करवा लो। फिर अंतर में थोड़ा चेंज करके वो ये गाना हुआ। और धीरे धीरे जब ये गाना, वो भी मेरा जॉब था, मेरा काम था, इंटेलिजेंस ही नहीं थी मेरी कि मैंने बड़ा विद्वानगिरी झाड़ी, नहीं, वो स्क्रिप्ट नहीं होती तो मैं ये गाना कभी नहीं लिखता। अब जब ये गाने को वक्त लग गया, आप पूरी उम्र ना, अगर आप 1000 काम भी कर लो ना, 2-4 ही काम पे क्रेडिट लेना चाहते हो अपना, उसमें से एक गीत है कि अगर मुझे कोई पूछे, मैं शायद इस गीत का जरूर नाम लूंगा, ये मेरे द्वारा लिखा गया गीत, तो उसमें आप क्रेडिट लोगे, यार ये गीत मैंने लिखा था। बाजी ऐसे तो 50 गाने हैं जिसके कारण लोग आपको जानते हैं। जैसे आपने बोला कि आप ये चाहते हैं कि इन 2-4 काम के कारण आप अपने आप को पसंद करते हो, और वो कौन से गाने हैं? हो सकता है वो हिट ना भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये गाने मेरे बेस्ट क्रिएशन है। जैसे दुआ ट्रैक है, भूषण जी ने मुझे भेजा था विशाल सर के पास लिखने के लिए, तो ट्यून रेडी थी, मैं हमेशा धुन गलत गाता था, ओ दिल भर जानी।
तो यार ये धुन नहीं है कुमार। मैं भाजी मेरे को ना रफ मीटर में गाने दो। 3 घंटे हो गए कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे पास एक थॉट पड़ा हुआ था। तो मैं कहा सर एक थॉट है, क्यों मेरे रब ने ठुकराई दुआ मेरी, क्यों आसमां से टकरा के लौट आई दुआ मेरी। तो थॉट अच्छा इसमें बिठा दो। फिर उसमें बिठाया, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। ये हुआ, फिर गाना 20 मिनट में हो गया। उसमें एक शब्द आते हैं, पसीजते हैं सपने क्यों। तो विशाल सर ने सुना नहीं था शब्द वो, तो उन्होंने मुझे पूछा इसका मतलब क्या है। अब ये इतना मासूम सा ख्याल था, मुझे लग रहा है उस वक्त तो मैंने डिलीवर कर दिया। मैं कहा मम्मी ना स्कूल में पराठे देती थी, तो पराठे नीचे वाली पराठे गीली हो जाती थी, तो उसको हम बोलते पराठा पसीज गया। तो वो वहाँ से इमोशंस को कनेक्ट करके लाइक मैं लिख क्या रहा हूँ, मेरी सोच क्या है और ये कहाँ से आ रहा है। कभी कभी आपको लगता है जब आप गाना नहीं लिख पाएंगे ना, कभी वो काम नहीं कर पाएंगे, तब आपको अंदाजा होगा ये सब हो रहा था, आप कर नहीं रहे। वो बात जो आज कर रहे हो आप, Correct. किस दिन नहीं कर पाए ना, तब आपको अंदाजा होगा ये सब हो रहा था, आप नहीं कर रहे थे कुछ। आपकी बातें सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लिखना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी जैसे भी जी रहे हो, अगर सच में जी रहे हो ना, तो आपको हर एक थॉट से ख्याल आ सकते हैं और उन ख्याल से शब्द भी आ सकते हैं, लेकिन आपको जीनी पड़ेगी ज़िंदगी। जो आप पराठे की बात कर रहे हो, अगर आपको वो पराठे वाली फीलिंग नहीं वो होती। पुराना देखो, मैं लाइफ, मेरा बचपन था वो, मैंने लाइफ नहीं जीती वो। मैंने वो मासूम सा ख्याल था। करेक्ट। वो तो मैं बच्चा होऊंगा तब मेरे थॉट में रह गई होगी थी, है ना। तो अब मैं कहते समंदर सड़क पे आ गया, बाहर आ गया, उसकी गलती नहीं है, तुमने उसको इतना भर दिया है, उसकी मजबूरी है। तो जब हम बात कर रहे हैं आज, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बातें बोल रही, जो मैंने सुना है, जो मैंने किया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बातें बोली जा रही हैं मेरे थ्रू और एक्सपीरियंस बोला जा रहा है, मैं खुद को नहीं बोल रहा हूँ। तो बाजी जो बेची थी दुआ है, ये गाना है और गाने 13,000 में, वो भी एक ऐसा गीत है हम बैंक में नहीं बनाते हैं, बैंक में रखते नहीं है। लवरंजन का थॉट था ऐसा गाना बनाना, हमने बनाया रोचक सर के साथ। आज भी वो गाने का क्रेडिट लेता हूँ, यार देखो गाना लिखा है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं उस गाने से। वो गाना मेरे ख्याल से टाइमलेस गाना है, दोस्ती के कोई ना ऊपर। पौधे को पेड़ बनने वक्त लगता है, वो हाँ, जिसमें रोमांस नहीं है। देखो वो गीत मेरे को अच्छे लगे। ये सडनली मुझे भी रियलाइज हुआ, दुआ में, मैं तो मैं तो नहीं इंसानों में, तेरा यारों में। तो मुझे वक्त से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी। एक सैड गाना, एक रोमांटिक गाना, ये तो सदियों से चल रहा है, ये तो करते रहेंगे हम लोग, है ना। आइटम टैग, ये 3 चीज़ें होती हैं। पर जब ऐसे गाने मिलते हैं ना सर, वहाँ पे आप डिलीवर कर देते हो बस, कि वहाँ पे ऐसी चीज़ मार दो कि यार ये अलग सा थॉट है, यहाँ पे कुछ अलग कर सकते हैं। रोमांस बनता रहेगा, डांस बनता रहेगा, ये चीज़ें नहीं बनेंगी। ये टाइमलेस है, मतलब क्लासिक्स हैं ये। थॉट, डायरेक्टर की सोच हमसे लिखवाने की। करेक्ट। और आपने कहीं तो कहा था कि पहले आपको बॉम्बे आने के बाद ही पता चला कि धुन पे लिरिक्स लिखा जाता है। पहले आप सीधा लिखते थे, और अब जो शुरुआत में आपने धुन पे लिरिक्स लिखना शुरू किया, तो ऐसी कौन से टेक्निक्स हैं जो आपको समझ में आई, जो किसी भी नए लिरिसिस्ट को पता होनी चाहिए, ताकि वो भी इंडस्ट्री में 91% मुझे लगता है 98 में मुझे राजू सिंह ने एक धुन दी थी, राजू जी ने। तो वो धुन चाइनीज धुन थी, उस पर लिखना था मुझे। मैं चौल में रहता था, तो कैसेट दी उन्होंने मुझे, अब बजाऊं किधर। तो मेरे दोस्त हुआ करते थे वहाँ पे, बना लिए थे, तो टेप रिकॉर्ड लगा के सुन रहा था मैं। तब से मैं लिख नहीं पाया था गाना, और मैं बीमार पड़ गया था। फिर मैंने क्या करूं, मतलब मुझे लगा मैं वापस चला जाऊं, ऐसा थॉट आ सकता है सबको। फिर मैं मनोहर अय्यर जी, एक लिरिसिस्ट हैं, उनके पास गया। उन्होंने मुझे समझाया, थोड़ा बताया कि ऐसे लिखना, थोड़ा कर करके। और फिर मुझे लगा धुन पे भी लिखा जाता है गाना। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये यहाँ पे चेंज कुछ अलग है। तो फिर जब B4 म्यूज़िक पे, है ना, एक इंग्लिश चैनल था, वहाँ पे लोग, अंग्रेज लोग, मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, वो गिटार बजा रहा था, तो गिटार ता 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 ता, तो मुझ पे तेरे बिना जा रहा, मैं उस पर लिखना शुरू कर दिया कि हाँ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर क्या हुआ सर कि वही विशाल सर, प्रीतम सर, दोनों पे लिखना शुरू, पता नहीं ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में हो गया, मुझे अभी भी नहीं आता लगता, मैं आज बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस में हुआ। क्यों, तारे गिनगिन भी ट्यून मिली थी मुझे। बहुत लोग मिलते हैं आपको, बनाते हैं, आपको लगता है आप कर रहे हो, वो चीज़ शायद कंपोजर से मेरे अंदर डाल दी होगी, उनको लग गया पता मैं लिख सकता हूँ, इसलिए। अब वो करते करते वो टेक्निक आपके अंदर ढल गई है, तो अब मतलब। मैं पहले ही लिख नहीं सकता गाना, लिखता हूँ तो मुझे लिखा नहीं जाता है। इतनी आदत हो गई है, अगर कोई मुझे थॉट बोले, पोइट्री लिख लूंगा मैं, पोइट्री भी कहने के लिए लिखता हूँ, मतलब उतना डेप्थ नहीं है, बट वो कि आप पहले लिख दो गाना, अब आदत पड़ गई, हमें मीटर ना मिले ना थोड़ा सा, तो लगता है क्या लिखूँ मैं। किताबें नहीं पढ़ी, ऊपर से ऐसी सोच नहीं है कि कहाँ से लाऊं लफ्ज ना। थॉट में कमज़ोर नहीं मैं, वोकैबुलरी में हो जाता हूँ कभी कभी। तो आपके इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था कि आप रेगुलरली शायरी और अपनी पोइट्री यूज़ करते हो, तो उनमें से भी कुछ गानों में यूज़ करते हो, या वो अलग रखते हो, गाने सारे अलग हैं?
कभी कभी कंपोजर्स उधर से उठा के कुछ गाना बना देते हैं, ऐसा रहता है कि और पाजी जैसे आपने किताब की बात की, जनरली मैं हर जितने भी लिरिसिस्ट आए हैं, आपसे पहले अमिताभ आए हैं, इरशाद भाई आए हैं, विराग सर आए हैं, और भी बंटी भाई आए हैं, सब लोग आए हैं। मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर मान लो लिरिसिस्ट किसी को बनना है तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जो अगर आप पढ़ो तो आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव हो सकती है? सर ये ना नेचुरल नहीं है ना अंदर, तो टेक्निक कुछ नहीं कर सकती। एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं है इस चीज़ का, तो टेक्निक कुछ नहीं उखाड़ पाएगी आपका, ठीक है। अगर ये नेचुरल है तो टेक्निक हेल्प करती है हम जैसे लोगों को। जैसे मैं बोलता हूँ आर्ट विदाउट कॉमर्स इज अ बेगर। गरीब राइटर नहीं बनना था, पहले सोच ये दिमाग में आ गई थी, क्योंकि बहुत ऐसी कहानियां सुनी थी हमने कि वो एक कमरे में चले गए, वो 2 कमरे में चले गए, इतना बड़ा नाम था, तो वो इम्पैक्ट पड़ता रहा लाइफ में। तो एक जिद सी होगी यार, हिटेस्ट फिटेस्ट एंड रिचेस्ट, तो इंस्पायर करने लगे और नेचुरली होने लग गया साथ में। शायद ईश्वर दे रहे थे, मैंने मान के वो ले लिया, ठीक है, मेरे को लगा मैं कर रहा हूँ। तो ये जो किताबें पढ़ के आने, शायद मैं 4 किताबें पढ़ता मैं बेहतर लिखता, ऐसा मुझे लगता है। किताबें बहुत खूबसूरत चीज़ हैं, बट मेरे केस में किताबी आदमी नहीं हूँ मैं, किताबी आदमी नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं ज़रूरी हूँ कहीं न कहीं, हर जगह लाज़मी नहीं हूँ मैं। वाह। पापा जी आपने अभी बोला कि आपने इंग्लिश गानों पे धुन लिखी थी बिफोर यू वाली, और रिसेंटली आप एड शेरन के साथ भी आपने सेशन किया। तो एड शेरन के साथ सेशन किया तो आपने हिंदी लिखा या इंग्लिश लिखा? तो वहाँ पे अभी ब्लॉक है, कुछ बोल नहीं सकता मैं। अभी अलाउड नहीं है बोलना। बट कैसी फीलिंग होती है कि आप इंटरनेशनल इतने बड़े, बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा लगा मिल के उनको। तो बहुत जल्दी कुछ देखने लायक कुछ ये ब्लॉक ठीक है भाजी, ओके। तो भाजी ਇਹ वाला सवाल ना मैं पंजाबी ਚ ਪੁੱਛਦਾ क्योंकि पंजाबी तो रिलेटेड है। मेरी पंजाबी ਇੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਚੁਲਬੁਲ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਈਓ ਹੈ, तो तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई पंजाबी लैंग्वेज में लेके? बहुत हुई है। एक तो मैं बोलता जो था ना, जब मैं बोलता हूँ तो उतना लहजा तहजीब वाला नहीं है, मतलब थोड़ा इम्परफेक्ट होता है। तो जो कॉर्पोरेट वर्ड है उनको प्रोफेशन की आदत है सिर्फ। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है। एक बार तो ऐसा हुआ, फिल्म लिख रहा था, मुझे बुलाया सेटिंग के लिए, और ये बात मुझे बाद में पता लगी कि यार ये आदमी बोल नहीं पा रहा है, शायद पंजाबी ना डाल दे गाने में अपनी। तो मैंने कहा यार पंजाबी में दिमाग थोड़ा ख़राब है, हिंदी फिल्म में डाल दूंगा गाना। दादा को बोला, मेरे जो कंपोजर थे, ठीक है फिल्म से निकाल। मैं कहा दादा माँ की लैब से निकल के टॉप तक पहुँचा हूँ, किसी लैपटॉप से निकला आदमी तो नहीं मैं, ठीक है, इतना तो समझते ही। फिर मैंने एक चीज़ लिखी कि मेरे गीतों से पंजाब की खुशबू आती, इसमें क्या मेरी गलती है? मैं जहाँ रहता था उस बगीचे से गुलाब की खुशबू आती, इसमें क्या मेरी गलती है? जिस पे खाकी रंग की जिल्द हुआ करती थी, स्कूल से उस किताब की खुशबू आती, इसमें क्या मेरी गलती है? काम करते करते अब कमाने भी लगा हूँ, पहली तारीख को हिसाब की खुशबू आती, इसमें क्या मेरी गलती है? रसना पीने वालों को पीना सिखा दिया, अब मेरे गीतों से शराब की खुशबू आती, इसमें क्या मेरी गलती है? कुछ खा भी तुमने ऐसे दिखाए मुझे, अभी नाकों से इंकलाब की खुशबू आती, इसमें क्या मेरी गलती? वाह। इस पूरी लाइन में, पूरी कविता में जिल्द जो है बहुत लोगों को समझना है। जिल्द एक कॉपी के ऊपर जो कवर, खाकी रंग, खाकी इंग्लिश के अंदर खाकी बेच जो बोल रहे हैं वही। हाँ। तो उसको जो कवर चढ़ाते थे, कवर चढ़ाते थे, वो थी खाकी। सॉरी, मुझे लगा सबको पता होगा। देखो मैं भी हरियाणा से पला बड़ा हूँ तो मुझे तो पता है, बट हाँ जिल्द बहुत सालों बाद मैंने सुना है। मल्होत्रा बुक डिपो पे जाके हम लोग खरीदते थे उसको, पंजाब में, जलंधर में। करेक्ट करेक्ट। और बाजी आपने एक और बात की थी कि जैसे आप बहुत एस्टैब्लिश लोगों के साथ भी काम करते हो, प्रीतम दा है, विशाल शेखर है, ये सारे लोग बहुत माने हुए हैं, लेकिन आप इक्वली बहुत ही यंगस्टर्स के साथ भी काम करते हो और आप रेगुलरली काम करते हो। एक तो दोनों के बीच का एक्सपीरियंस का क्या डिफरेंस है? और बहुत बार जब लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ज़्यादा यंगस्टर्स के साथ काम नहीं करते, बट आपके साथ थोड़ा सा उल्टा, आप काफ़ी काम करते हो, ऐसा क्यों? मतलब मुझे लगता है कि अब बन रहे हो तो बनाओ भी साथ में। सोचिए विशाल सर, इनसे काम करके मैं थोड़ा संवरता हूँ, थोड़ी नॉलेज हासिल होती है, एक्सपीरियंस आता है, जो नए लोगों में लगाता हूँ, उधर से मुझे नॉलेज मिलती है। तो इधर मैं इनको बताता हूँ यार, है मेरा कुछ नहीं, उधर से है, वो इधर दे रहा था उनको, बच्चों को, यार ये ऐसा कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। कोई चीज़ जैसे होती है कि यार, जैसे झूमे जो पठान में गाना जब लिख रहा था, आइडिया क्रैक नहीं हो रहा था, तो मैं पुराना गाना कौन सा है दोस्ती पे, कि वो था एक, यारी है ईमान
मैं झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। द आइडिया केम फ्रॉम देयर। तो मैंने इनको सर को दिया, सर ये लिरिक्स लिखो। तो उन्होंने कंपोज किया और गाना लोगों पे। फिर शाहरुख सर का करैक्टर है, इमेज है, उस पे तुमने मोहब्बत करनी, हमने मोहब्बत की है, तो एक्सपीरियंस आ गया लाइफ में, ठीक है। अब ये मुझे इधर से मिला, जब मैं नए के साथ काम करता हूँ ये उनको बताता हूँ, यार इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए गाने में, चाहे वो फनी गाना हो, उसका भी एक मजाक का भी एक रुतबा होता है, वो रखना है। और नए से भी काम करके मेरे ही तो गाने बढ़ रहे हैं आगे, मुझे ही बढ़ा रहे हैं आगे इनडायरेक्टली। अगर मैं इनको बढ़ा रहा हूँ तो ये मुझे भी बढ़ा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्यार है, बहुत लोग कंपोजर, जी में मैंने बहुत गाने नए कंपोजर के साथ किए, बहुत लोग हैं मेरे पास, जब मैं चाहता हूँ आगे बढ़े, मतलब दिल से। पाजी, अगर आप देखो कि पुराने जो सूफी संत थे, कबीर थे या मिर्ज़ा गालिब थे, वो सब ना अपने लिखाई में अपना नाम यूज़ करते थे, और ऐसे और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो अपना नाम यूज़ करते हैं। आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं अपने लिरिक्स में अपना नाम डालूं? ये मुझे पता है, पंजाब में सब जब शुरू, पंजाब में तो हर आदमी नाम डालता था। जब मैंने शुरू किया ना, तो मुझे गुलजार, समीर, ये नाम अट्रैक्ट करते थे मुझे, कि 6 लेटर का नाम रखना है। तो अभी कुमार डाल के क्या करता, कुमार शायराना नाम नहीं है, कहीं पर डालूंगा तो मतलब निकाल ही देंगे। जब से डाल सकता था मैं कि यार मेरे को नाम डालना है, तो बात अगर बिना डाले बन गई तो कितनी खूबसूरत बात है ना। बिना गानों में नाम डाले बात बन गई। हर जगह कुमार 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 होता है, फिर वो जल्दी खत्म भी हो जाता लगता है मुझे। बहुत ज़्यादा मशहूर होना भी खत्म होने की निशानी होती है। कुछ लोग मशहूर होने आते हैं, कुछ मकबूल होने आते हैं। वाह। और आपने कुमार नाम चूज कैसे किया? क्योंकि कुमार आपका असली नाम नहीं है। राकेश कुमार नाम है मेरा, तो अब राकेश कुमार तो आ नहीं सकता, तो कुमार सिंगल था, KUMAR, तो मेरे को लगा मैं डबल ए डाल देता हूँ, तो मैंने डबल ए डाल के उसको यूज़ करना है। और बड़ा नाम मुझे लगता है पोस्टर से कट जाता था, इतना नाम पोस्ट निकाल देंगे, ये भी खौफ रहता था। शुरू में सोच अपने तक सीमित होती ना आपकी, यार कभी कभी ऐसा होता था कि आपको म्यूजिक लॉन्च पे बुलाया गया है और आपको स्टेज पे नहीं बुलाया, फिर रोने लग जाता था मैं, ऐसा भी हुआ। फिर मैंने थोड़ी देर में सोचा, यार जो कंपोजर थे वो भी तो दलदल पे खड़े थे बेचारे, वो भी तो आसमां की तलाश में थे। तो मुझे लगा मेरे दोस्त ने मुझे क्यों नहीं बुलाया स्टेज पे। फिर समझ में आता है यार वो भी तो नए हैं मेरी तरह। ये मेरे ख्याल से अन्विता ने भी कहीं कहा था कि अगर 100 फिल्मों के लॉन्च होते हैं तो वो 2 या 4 में जाते हैं, क्योंकि पहले बुला ही नहीं जाती मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, क्योंकि क्रेडिट भी नहीं मिलता था। क्या वो इम्प्रूव हुआ है अभी? बिकॉज पिछले 4-5 साल में काफ़ी कैंपेन हुए हैं, क्रेडिट दे दो यार, रॉयल्टीज़ भी आनी शुरू हुई हैं। और आप अगर स्पॉटिफाई पे भी देखो, आज मान लीजिए आपकी स्पॉटिफाई प्रोफाइल पे 1.5 करोड़ लिसनर्स हैं हर महीने के। तो मेरे ख्याल से वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि क्रेडिट देना शुरू हुआ है। तो कितनी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और क्या क्या होना बाकी है अभी? टेक्निकलिटीज बहुत इम्प्रूव हुई है आपके साथ, क्योंकि प्राइमरी आर्टिस्ट में आपका नाम आ गया, थोड़ा आसान लगने लगा आगे का सफ़र जो आ रहा है, नए लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। बट फिर उसके लिए आपको काम ही करना पड़ेगा, जितने मर्जी कर लो आप। कई बार आप, जैसे गाना रिलीज हुआ है बट आपका नाम नहीं है ऊपर की स्टेप पे, अगर आपको लगता है आपका नाम, आप फ़ोन करके फाइट कर सकते हो आपके नाम के, आप यू हैव टू फाइट फॉर दैट फॉर सम टाइम। उसके बाद आपको रेगुलर लूप में आए थी बात। बट पहले से काफ़ी इम्प्रूव। रॉयल्टी अच्छी हो रही है, अब नए आर्टिस्ट भी है तो उसको सुपर डुपर नाम मिल रहा है उसको, पहले नहीं मिलता था ना। पापा जी, एज ए लिरिसिस्ट फिनेंशियली कितना स्टेबल और कितना फ्रूटफुल काम है ये? लिरिसिस्ट, ये अच्छा सवाल पूछा मुझे। शुरू में मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मुझे किसी लेना नहीं। जब मैं आया था ना, पैसा दिमाग में नहीं था मेरे, वो जुनून गीत लिखने का था, गाना लिखना, सिर्फ गाना लिखना। ये तो जब ज़रूरतें हावी होती, पैसा फिर सामने अपना चेहरा दिखाता, उससे पहले कहाँ दिखाता चेहरा। कि जब ज़रूरत आती तब अच्छा पैसा वगैरह देख, मेरे को तेरी ज़रूरत है अब। तो वहाँ से गेम शुरू होती है धीरे धीरे। जब किराए के पैसे नहीं होते हैं, खाने के पैसे नहीं होते हैं, ये गेम वहाँ से शुरू होने लगती है। फिर भी मैं बोलूँ, अगर 100 लोग ट्रेन से उतर रहे हैं तो 2 ही सुपरस्टार बनते हैं उसमें से, चाहे लिरिसिस्ट हो चाहे कंपोजर। तो मेहनत से नहीं बन सकते, कोई मेहरबान भी होगा आपके साथ कि 100 के 100 की सब मेहनत कर रहे होंगे। यहाँ पे नियत का भी खेल है, नियत का भी खेल है। आप कितनी नियत साफ रख के काम कर सकते, फोकस कर सकते हो। पैसा सा ज़रूरत है, ज़िंदगी तो नहीं लगता मुझे। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा एक चीज़ देता है, कॉन्फिडेंस बैठने का, बात करने का। ये तो पैसे की खूबसूरत बात है। तो मुझे ऐसा लगा दुनिया ने पैसे का ख्वाब देखा है, पैसे ने मेरा ख्वाब देख रखा है। हाँ, मतलब मेरा इस पूछने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं। अब क्या है कि हर आदमी इसको प्रोफेशन नहीं बना सकता। करेक्ट, हाँ। मैंने बोला ना, जुनून जिद की बात है। यहाँ पे बर्बाद भी हो सकते हैं, आबाद भी हो सकते, दोनों
दोनों पोजीशन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं बन गया, मैं बहुत लकी हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, इतनी स्पॉटिफाई ये चीज़ें आ चुकी हैं कि आप पैसे का मापदंड भी कर सकते हो। सिंगल्स इतने आ रहे हैं, तो आज प्रोफेशन भी देख सकते हो इसको अच्छे तरीके से। पहले शायद ये ऑर्गेनिक फील्ड में बहुत डिफिकल्ट था, बट अब देखो तो हर आर्टिस्ट अपना गाना छोड़ता है, अपना इंस्टाग्राम पे तो गाना हिट भी हुए हैं। करेक्ट। और बंटी बाजी भी आए थे अभी पंजाब से, वो भी लिरिसिस्ट ही हैं। तो उन्होंने मैंने उनसे भी पूछा था ये सवाल, उन्होंने बताया कि हम ना मेरे को पहले से गरीब लिरिसिस्ट नहीं बनना था, तो मैंने अपना प्रोडक्शन भी शुरू किया, मैं आर्टिस्ट भी लॉन्च करता हूँ। तो अगर आप अच्छा लिरिक्स लिखते हो, ये आपके ऊपर है कि आप और क्या क्या करना चाहते हो। और मेरे ख्याल से अब IPRS की जो रॉयल्टी है वो हर साल बढ़ती जा रही है, और एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि अगले 5-6 साल 7 साल में वो भी बहुत साइजेबल इसलिए हो पार्टी जाए। सॉन्ग लिखना पसंद करता हूँ मैं। क्यों बजती है हर तरफ ना। तो अल्टीमेटली आपके पास उसका परफॉर्मेंस वाले गाने। और आपने कहीं बोला था कि यार मेरे से भी सूफी लिरिक्स लिखवाओ, मैं भी सूफी लिख सकता हूँ। न जाने में बोल दिया होगा। देखो डायरेक्टर जो है ना, जैसे राइटर की कास्टिंग होती है, कुमार को पार्टी सॉन्ग के लिए लेना है, उसको पोइट्री के लिए लेना है, ऐसा है इंडस्ट्री में। मुझे पार्टी सॉन्ग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पुश किया जाता है, लिख दो आप। मुझे कोई स्क्रिप्ट से रिलेट नहीं करता है कि इसको, वैसे पेशेंस मेरे अंदर नहीं है कि 3 घंटा मैं सुन नहीं सकता। मैं जैसा चल रहा है खेल चलने दो, फिर अच्छे जितना भी अच्छे है, जीती हो रही है। अब भाजी क्योंकि आप इंस्टेंटली लिखते हो, है ना। हाँ, मेरा एक शौक है। पहले ये बात थी, जब मैं धुन घर में लेके जाता था तो नींद उड़ जाती थी, घर वालों की, मेरी भी। फिर मैंने सोचा यार सामने बैठ के लिखा करूँगा गीत, ना चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, ना कोई पंगा होगा, तो सामने बैठ के लिख रहा हूँ। और जो बाउंस होता है उस होता है, रिजेक्ट होता है वहीं पे होता है, और एक्सेप्ट भी वहीं पे हो जाते हैं। भाजी अभी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी है, म्यूज़िक कम्युनिटी है, उसमें जो हालात है उसके ऊपर 2 लाइनें लिखो ना। एक फर्म बिलीव है कि नींद और ख्वाब यूँ तो हम सफ़र हैं, नींद और ख्वाब यूँ तो हम सफ़र हैं, पर ख्वाब पूरे करने के लिए नींदों से दुश्मनी करनी ही पड़ती है। सोने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं आफ्टरनून में सोना पसंद, क्राइम लगता है मुझे आज भी। 6 घंटे की नींद आज भी इनफ है, 8 घंटे की 2 साल के बाद लूँगा। ऐसा रहता है। नींद एक, मुझे लगता है ये वो ज़हर है जो आपको यहाँ पे ख़त्म कर सकता है। नींद से दुश्मनी रखो, ख्वाबों से दोस्ती करनी है तो। वाह। और पाजी आप जैसे भी AI तो आप चारों तरफ सुन ही रहे होंगे, AI कुछ भी करे, राइटरों को ख़त्म नहीं कर सकता वो। बट आप यूज़ करते हो? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि AI जैसे टूल है, जैसे पहले गूगल एक टूल था या यूट्यूब एक टूल था, ऐसे एक टूल है। तो हम बहुत बार आइडियाज़, थॉट्स लेते हैं, ऑब्वियसली हम ब्रश करते हैं, बट आप AI बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते? कई बार राइमिंग के लिए ले लेते हैं, राइमिंग। क्योंकि जो आप जब गाना लिखते हो तो आपके सामने वो राइमिंग आ जाती है जो एक्सपीरियंस के साथ, अच्छा ये कर सकता हूँ। जब फंस जाते हो तो हम राइमिंग ढूंढते हैं, थॉट नहीं लेते उससे, अपने बड़े थॉट है उससे। यार क्या बात कर रहे हो। और पाजी जैसे मान लो एक गाना है, उस गाने में 3 कैरेक्टर हैं और आपको पूरा गाना लिखना है, तो आप तीनों कैरेक्टर अलग अलग सोचते हैं, गाना सेम। ऐसा भी होता है कि आप जब मान लो मल्टीपल कैरेक्टर के लिख लो एक गाने में, तो उसका कुछ अप्रोच होता है? गाना एक सुर में होता है, पार्ट में डिवाइड हो जाता है बस, कि मुखड़ा इसको दे दो, क्रॉस लाइन इसको दे दो, हुक इसको दे दो। क्योंकि अगर पार्टी करे, क्लब में 3 कैरेक्टर खड़े हैं तो पार्टी ही कर रहे हैं, एक पार्टी 3 लोग कर रहे हैं, तो उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे गाना नहीं लिख पा रहे, पठान, वॉर या फाइटर, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं T20 खेलता हूँ पहले, आ गए तो ठीक है, 5 दिन उसमें गए, अच्छा फिर क्या 50 डे का मैच खेलते हैं, नहीं हुआ, फिर 5 डे तो होता है, उसमें एक अच्छी बॉल मिल जाती है अच्छे से, पेशेंस, सब्र। तो ये जो आपकी एनालॉजी है, मैं आप जब जब बोलते हो मेरे को इतनी हंसी आती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कितनी अच्छी बात है जब आप एक एग्जाम्पल दे देते हो ना किसी भी बात को, तो वो समझ में आने लग जाता है बहुत अच्छा, उसकी एक इमेज बन जाती है कि हाँ आप समझाते हो, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। एक मैं ऐड करना, एक गाना था तुझे भुला दिए, हम्म। तो नैना लगियां बारिश गाना हो गया। तो मैं जब गाना लिखने गया था, मेरे सर में बहुत दर्द हुआ करता था उस वक्त। मैं एनासोन की गोली, एनासिन गोली होती थी एक, जैना सिन्हा। और खाता था वो गाना। 16 दिन लगे, तो मेरा सर दर्द का सफ़र जो एनासिन से स्टार्ट हुआ वो कॉम्बी फिल्म तक पहुंच गया था। फिर कॉम्बी फिल्म से अब डेक्लोजाम पे आया हुआ है। कभी कभी होता है ना, हार्ट अटैक हो जाता है, तो अब डेक्लोज में काम आती है। वो गाने ने मुझे सिखाया कि 16 दिन तक आप एक गाना लिख सकते हो। जितने एक गाने को टाइम लग जाता है टाइम पीरियड में 50 दिन, तो समझ लो 50 दिन तो सब्र है आपके पास। 51 पे सोचेंगे क्या करना लाइफ, उतने देर आप सब्र से काम कर सकते हैं। तो ये वाला गाना आपका सबसे लंबा टाइम वाला गाना था? हाँ जी। और सबसे फास्ट गाना कौन सा लिखा आपने? सारे
वो कंपोजर बताएंगे, कंपोजर को बुलाओगे ना मेरे बारे में, वो बताएंगे। मेरे को बोलना अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है मेरे बारे में, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। तो जैसे 2-3 कंपोजर का आपने नाम काफी बार लिया, उन सारे कंपोजर के साथ काम करने के यूनिक एक्सपीरियंस क्या है? जैसे विशाल शेखर है, विशाल शेखर के साथ काम करते हो तो क्या यूनिक एक्सपीरियंस होता है आपका? यूं नहीं कि अगर धुन अप्रूव भी हो जाए ना, तो पूरा दिन बैठते राइटिंग है मेरे साथ। वो मेरे से वो बात निकलवाते हो जो मेरे को भी नहीं पता मेरे अंदर है, जो बेशर्म रंग है। मुझे नहीं पता था मैं लिखूंगा ऐसा गाना कभी लाइफ में। वो जैम करते 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 बातों बातों से एक लाइन आई, नशा चढ़ा जो शरीफ। अब शरीफी वर्ड होता ही नहीं, मुझे पता नहीं। अब मैं पंजाब से आया, कच्चा पक्का माइंड का बंदा, शरीफी सुना है। शराफत लगा पढ़ा लिखा किताबों का शब्द है, ये मुझे बाद में पता लगा शराफत सही है और शरीफी गलत है। मैं कहा अब शरीफी ठीक लग रहा है मुझे। तो ये लिबर्टी आजकल मतलब ऑडियंस भी देती है, हम भी लिबर्टी लेते नहीं हैं। ले रहे, ये नेचुरल हो रहा है। लिबर्टी तो बाद में होगी, उसके हिट होने के बाद। लिबर्टी बात की बात है, पहले ये शब्द की नॉलेज ही नहीं मुझे कि शरीफी वर्ड है, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है ना। डेलिबरेटली नहीं लिख रहा, वो मतलब मेरे फ्लो में आया शब्द, तो मुझे शरीफी होता होगा, ऐसा बैठा उसके अंदर वो कि फिर ये लाइन होगी बेशम रंग। 1.5 दिन के बाद शब्द आया था मुझे, जैसे ही आया सीधा से लॉक करना। और प्रीतम दा? दादा के साथ काम होता है, दादा मिलते नहीं बस। और आपने मीट ब्रदर्स के साथ भी बहुत काम किया, तो तो मीट ब्रदर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? इनका ऐसा था कि जब मेरे गाने हिट थे, पैसा कम था उस वक्त मेरे पास, आज भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो उस दिनों की बात है, इन्होंने अप्रोच किया मुझे, तो मैं प्रोफेशनली अप्रोच किया इनको। फिर मुझे अच्छे लगने लगे, मैं कहा चलो चलते हैं साथ में लाके। तो चलते 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 फिर सर एक कभी कभी ईश्वर ने लिखी होती है वो बात, वहाँ तक पहुँचना था। बेबी डॉल हुआ, चिट्टे गलाइयाँ हुआ, ये 2-3 गीत ऐसे आए कि 6-8 वाले जो लड़कियों के गीत बनते थे, मुन्नी बदनाम काइंड है, वो खत्म हो गया ने। एक क्लास आ गई। मुझे लड़कियों को, अगर लड़का बोले मैं हैंडसम हूँ, ये बुरी बात लगती है। लड़की बोले आई एम ब्यूटीफुल, ये अच्छी लगती है। तो मैंने मैं लगानी शुरू कर दी, लिया दे मैनू, बेबी डॉल में, चिट्टियाँ गलाइयाँ। तो मुझे लगा लड़कियों को ये गाने पसंद आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका माइंड एक्टिव हो गया कि लड़कियों को ऑर्नामेंट बहुत पसंद है। अब गाना लिखता हूँ तो ढूंढता हूँ कि डिज़ाइन कौन सा नया है, वो लिखूँ। और बाजी एक और नाम मैं लूँगा, उससे पहले कुछ पढ़ना है मुझे। हमने एक सेगमेंट है हमारा आज द गेस्ट, आज द गेस्ट। तो बहुत लोग अपने सवाल भेजते हैं, तो उसमें से किसी ने आपके बारे में कुछ लिख के भेजा कि कुमार पाजी इज़ द मैन बिहाइंड सो मेनी न्यू कमर म्यूजिक कंपोजर्स इंक्लूडिंग मी। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड अ विजन ऑफ एन ईगल। इस इंसान से जब भी मुलाकात होती है कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने सब सोल्यूशन इनको ही दिया है। थैंक यू फॉर नैना। सूरज डूबा है, कर गई चुल, सैया सुपरस्टार, सोच ना सके, मैं हूँ हीरो तेरा, ओ खुदा, 100 कमाल आसमां, मलिक। सुबह सुबह, आ जाना फरारी में, रोके ना रोके रहना, हीर रांझना, दिल को मैंने दी कसम, तू भूला जिसे, तेरे बिना नहीं लागे जिया, कितने गाने लिख दिए? पता नहीं। विदाउट हिम आई वुड बी नथिंग, प्लीज टेल हिम दैट। तो अमल ने आपके लिए लिख के भेजा था, मैंने बोला आपको सो स्वीट तो मेरे को बोलना नहीं आता, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, लव यू। देखिए ये आर्ट, ये एक तारीफ जो है ना, कभी कभी बच्चे सी पैम्परिंग चाहिए होती है बंदे को, जी। वो ही है। तो बाजी अभी इसी साथ ना हम जो ऑडियंस ने सवाल भेजे एक एक करके लेते हैं। कुछ बहुत बेसिक सवाल भी हो सकते हैं, इमर्जिंग आर्टिस्ट और अपकमिंग एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। पहला सवाल है कि क्या लिरिसिस्ट को अंडरलाइंग वर्क्स की रॉयल्टीज़ का शेयर मिल रहा है जो 25% होता है म्यूजिक लेबल और प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से? प्रोडक्शन IPRS PRS से मिलता है। करेक्ट। तो अगर आपको नहीं पता, आप IPRS की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। पब्लिशिंग के 3 पार्ट होते हैं, एक पब्लिशर शेयर होता है 50% और बाकी होता है कंपोजर और लिरिसिस्ट का शेयर। तो कंपोजर और लिरिसिस्ट का शेयर उनको IPRS कलेक्ट करके देती है। PRS लंदन, PRS अगर आपका अलग है तो। अलग है तो आप यहाँ पे IPRS कई बार PRS को भी हैंडल करती है आपके लिए। करेक्ट। कुछ लोगों ने PRS अलग लिया है, I+ अलग लिया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप हमारा कॉपीराइट वाला पॉडकास्ट भी देख सकते हो और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है काफ़ी जगह। ओके, उन्हीं का अगला सवाल है, क्या वो सिर्फ तभी लिरिक्स लिखते हैं जब कंपनी या म्यूजिक कंपोजर चाहते हैं, या उनके पास एक लिरिक्स बैंक भी होता है जहाँ से वो लिरिक्स देते हैं? अच्छा सवाल है ये। मोस्टली मैं प्रोफेशनली अप्रोच करता हूँ कि जब काम आता है तभी लिखने की कोशिश होती है, वरना मैं क्रिकेट खेलता हूँ और लोगों को मिलता हूँ। क्रिकेट मेरा शौक है। पोइट्री तो नहीं बोलूँ, मैं हुक लाइन पे ज़्यादा काम करता हूँ मोस्टली। अगर मुझे ऑब्जर्वेशन पे गाना लिखना पसंद है, कोई चीज़ आ रही है, मैं नचा फराटे मार के, तो पंजाब में एक पंखा था बहुत बड़ा, उसको फराटा पखरा फराटा बोलते बोलते हैं। हैं, जो शादी ब्याह में हाँ, लगता तो मैंने है। मनमीत को फोन किया, रिकॉर्ड करो लाइन ज़रा ये वाली,
तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई ऑब्जर्वेशन पे। तो बाजी आप पोइट्री एक्चुअली मेरे अंदर वो आई नो, मैं एक शेर है कि मैं तुक्का था तीर बन गया हूँ, मैं तुक्का था तीर बन गया हूँ, भुगतो मुझे मैं तुम्हारी तकदीर बन गया हूँ। तो बाजी ऐसे और कौन से आपने इन्फ्लुएंस लिए हैं? कभी चलते फिरते कुछ दिख गया हो, गाने में यूज किया हो, ऐसे कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे लेना नहीं, वो नेचुरली आता है, लाइक यू इट हैपेंस कि यार ये शब्द अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं हूँ हीरो तेरा के वक्त अमाल मलिक पियानो पे था और मैं घर से बाहर जा रहा था, उसने धुन बजाई, मैंने ऐसे फिट करते हैं हीरो कि मैं हूँ हीरो, ऐसा फिट हुआ कि गाना हिट हुआ। फिर मीत ब्रो के सामने मैं बैठा था, तो हैंगओवर 2 फिल्म आई थी, इंग्लिश कोई फिल्म होगी मुझे नहीं पता। मैं यार मैं तो ऐसा करते हैं, हैंगओवर पे गाना बनाते हैं, कहते आनी भाई बनाएंगे, मैं वो तो पार्टी सॉन्ग बनाएंगे ना, हम रोमांटिक बनाते हैं, तो हैंगओवर। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। मुझे लगा कि शब्द जो है ना उसकी उसका इम्पैक्ट ना किसी हिंदी पंजाबी से नहीं है लेना देना, उसके ऊपर कोई बात है। कुछ चीज़ें हिंदीफाई हो चुकी हैं। हैंगओवर का मुझे दूसरा मतलब नहीं पता। हिंदी भाई हो चुके हैं। हिंदीफाई। अच्छा। मुझे अब हीरो का दूसरा नायक नहीं, नायक मुझे फ्लॉप लगेगा, हीरो अच्छा लगेगा आज के युग में। तो मैंने सोचा हिंदीफाई करके, इंग्लिश को हिंदीफाई करके लिखना शुरू कर दिया। तो ले याद मैनू गोल्डन झुमके, सो गोल्डन है वो झुमके, उस पर थोड़ा गलत है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा गाएगा बोलेगा तो सही बोलेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी गलतियां पकड़ी जाती, मुझे अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से वाइब की बात होती है, आपकी नीयत और वाइब साफ है तो अच्छा ही लगता है। और ये ऐसा भी तो होता होगा कि आपने बड़ी मेहनत से बहुत, मतलब आपने लिरिक्स लिखा कि बहुत ही अच्छा है, बट किसी को समझ नहीं आया। ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसा कोई गाना है जो आपको लगता है कि आप रिक्वायरमेंट डायरेक्टर वो गलत नहीं होते, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। या तो मुझे कन्विंस कर लो या मैं कन्विंस हो जाऊँ ना। ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टर की सुलझी सोच भी आपको बनाती है। आप रिजेक्ट जो हो रहा है शायद डायरेक्टर को कुछ और चाहिए। कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ पता नहीं है कि यार जैसे बोलते हैं यार कुछ और अच्छा लिख दो, भाई ये अच्छा नहीं है, अच्छा मैं फिर क्यों अच्छा लिख दूं? मैं जब अच्छा है तो अच्छा है ना, क्यों लिखूं? और यार हमें चाहिए खूबसूरत परेशानियां लाइफ में, ठीक है। एक परेशानी युग बीत गया हमारा, अब परेशानी का स्टेटस बदल गया, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वहाँ से निकल जाते हैं हम। तो आपने कभी ऐसा किया है कि 3 लिरिक्स लिखें और जानबूझ के 2 इतने खराब लिखे हैं कि आपको जो पसंद है वही वाला अप्रूव हो? खराब भी नेचुरल लिखा होगा मैंने। वो ऐसा होता है कि हमने एक मुखड़ा लिख दिया बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन मांग रहे हैं वो, उनको ऑप्शन चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है अच्छे वाले पे, उनको मजा आ रहा है 3-4 ऑप्शन राइटर से लिखवाने। हम भी बैठे वेले हमने 4 पहले, अगर बिजी हो तो नहीं लिखते, 4-5 ऑप्शन हमने भी लिख दिए थे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है कि सर लिरिक्स अच्छे होने पर भी रिजेक्शन आए तो क्या करें? क्योंकि ज़्यादातर अच्छे गाने वाले वोकलिस्ट सिर्फ फेमस लिरिसिस्ट के सॉन्ग लेते हैं। अगर कोई सॉन्ग लेता है तो वो फिनेंशियली इतना वीक होता है, सॉन्ग रिलीज होगा या नहीं भगवान भरोसे होता है। ये अपकमिंग लिरिसिस्ट है, वो बोले यार गाने लिख भी देते तो रिजेक्शन आते रहते, तो क्या करें हम लोग? किसके लिए लिख रहे हो? किसी भी फेमस लिरिक सिंगर के लिए लिख रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अब अगर मान लो कोई फेमस है तो वो फेमस लिरिसिस्ट के साथ ही काम करना चाहता है, हमारे रिजेक्शन होते हैं, तो हम क्या ऐसा करें? नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा लिखा होगा तो अप्रूव भी करेंगे, ऐसा नहीं। आज तो बदल गया सिनेरियो, आज नाम से ज़्यादा काम की इज्जत है। करेक्ट। आज हीरोइज्म इज ओवर, स्टारडम इज ओवर। आप अच्छा काम करोगे तो आपको काम मिलेगा। वो जो स्टारडम था वो है नहीं, आज आपको काम काम की वजह से मिलेगा। और आज कभी कहीं भी कोई भी स्टार बन सकता है एक गाने से। आप लिख रहे क्या हो? अगर तुम लिख रहे हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बाउंस ही होगी लाइन आज की डेट में। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये इजहार करता हूँ, कर्जा लेके उधार करता हूँ, तो कर्जा लेके उधार शायद मे भी अप्रूव हो जाए, दूसरी लाइन बाउंस हो सकती है। ओके, जब आप किसी पहले से बनी हुई कॉम्पोजिशन पर लिरिक्स लिखते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अगर धुन कैची है तो ऑटोमेटिकली लिरिक्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। अगर बोरिंग है तो उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। कई बार तो धुन सवार देती लिरिक्स को ना, हिट धुन लगती है यार, इसमें साउंड है, इसमें कोई बात है। तो जब हम लिखने लगते हैं उसको, पहले एक रफ ड्राफ्ट आता है माइंड में, तारा रा 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 तेरे बिन क्या, है ना, ये सॉफ्ट होगी लगी। फिर एक अच्छे शब्द की तलाश होती है, इस पर क्या शब्द लेके आए ना। फिर आता है थॉट, जैसे मतलबी गाना था ना, ओपिया ओपिया वर्ड था उस पर, तो मेरे मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। नया शब्द आएगा तो गाना नया लगेगा,
वरना नहीं लगेगा। एक हुक लाइन जो गाने की आज की डेट में है, अगर हुक नहीं है गाने में, जितना मर्जी अच्छा लिख लो आप, आदत पड़ गई है सबको हुक लाइन की, वो एक आदत नहीं है ना गाने में, तो गाने से मोहब्बत भी नहीं है किसी को। वाह, वेरी वेल सेड। ओके, जब आपको एक ब्रीफ मिलता है तो सबसे पहली लाइन जो आप लिखते हैं वो क्या होती है, और आप उस पहली लाइन तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि लगता है कि पहली लाइन लिखने के बाद ही मोमेंटम मिलता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, मैं पहले लिखते नहीं, मैं आखिरी लाइन लिखनी शुरू करता हूँ। आखिरी से बिल्डिंग बेस से, कि हुक लाइन पे स्टार्ट कर, अगर हुक अच्छा आ गया तो ऊपर बिल्डिंग बन जाती है। अगर ऊपर लिखते लिखते अगर नीचे हुक नहीं मिला ना तो बिल्डिंग इमारत गिर सकती है। कंक्लूजन होना ज़रूरी है, कंक्लूजन आप लिख लेते हो। ओके, मैंने सुना है कि कुमार सर म्यूज़िक कंपोज़र की बनी हुई कंपोजिशन के हिसाब से एक अच्छी मीटर में लिखते हैं। आप ऐसी इस प्रोसेस को कैसे अप्रोच करते हैं? सारे लिखावट के ऊपर एक सवाल है। अप्रोच तो यह है कि अगर धुन अच्छी होती है ना, जस्ट यू हैव टू स्क्रैच इट, लिरिक्स उसके अंदर ही होते हैं अच्छी धुन में। एफर्ट तब लगता है बोरियत होती है धुन के अंदर, आप उस बोर धुन को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हो, कितना हिटेबल बनाते हो, कितना साउंडेबल बनाते हो। एक अच्छी धुन पे तो लग रहा है ना वो साउंड पे, जो बोर धुन है उसको इंटरेस्टिंग लिरिक्स से कैसे बनाओगे आप, कैसे कैची बनाओगे लिरिक्स को लिख के, वो चैलेंज है। अगला सवाल है कि क्या लिरिसिस्ट भी घोस्ट राइटर होते हैं, जो पीछे से लिरिक्स लिख के देते हैं और सामने लिरिक्स बड़े राइटर के नाम से जाने जाते हैं? ये हमने सुना है, देखा कभी नहीं, हमारे साथ नहीं हो सकता। आपके साथ कभी हुआ है शुरुआत में कि शुरुआत आपने में हुआ था, एक फिल्म के गाने लिखे थे, नाम किसी और का था, बट वो भी होना भी जरूरी था। तभी चैलेंज महसूस किया ना कि यार अगर मैंने धुनों पे गाने लिखे हैं और वो राइटर नहीं लिख पाया, मेरे में बात होगी। ऐसा हुआ, वो मैंने लगा कि यार अब सफर शुरू हुआ वहां से मेरे। बट अब ऐसा नहीं होता होगा यार। मैंने सुना ही है ये, मुझे नॉलेज नहीं, अब नहीं होता होगा, क्योंकि अब कैलिबर लिरिसिस्ट का बढ़ गया है, चैलेंज बढ़ गया। घोस्ट राइटर वो निभा ही नहीं पाएंगे आज की डेट में। रूटीन का तो नहीं लिख रहे ना हम लोग। अमिताभ भट्टाचार्य ले लो, इशाद भाई ले लो, कौशल ले लो, रश्मि जी ले लो, मनोज ले लो, सब लोग अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट लेके आ रहे हैं, और क्या चाहिए इंडस्ट्री को। मतलब चैलेंज लेना पड़ता है लिरिसिस्ट को। अमिताभ के गाने सुनो रिसेंटली, आप देखोगे कितनी वोकैबुलरी लेके आया बंदा, वो कितने अच्छे थॉट्स लेकर आया। आसान नहीं है ना काम करना, वो रेगुलर पेस पे उसको बनाते रहना, हर गाने में एक नई चीज लेके आना। थैंक यू। ओके, उस लैंग्वेज में कैसे गाने लिखते हैं जो आपकी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है? देखो, ख्याल किसी भाषा का मोहताज नहीं है। ये आपकी कमजोरी कि आपको दो ही लैंग्वेज आती है, हिंदी और पंजाबी आती है। ये ख्याल कर्नाटक में किसको आ सकता है, वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है। ख्याल किसी भाषा का मोहताज नहीं है। अगर तेलुगु में होता शायद वो पहले मुझे ख्याल आता, तो उस थॉट को मैं कन्वर्ट कर देता उसमें। बट आपने हिंदी पंजाबी छोड़ के तो लिरिक्स लिखे नहीं है ना, यही लिखते हैं। मैं हिंदी पंजाबी थोड़ी सी इंग्लिश मिक्स कर लेता हूँ। और क्या। हाँ, साउथ में अभी जैसे काफ़ी फिल्में आई हैं, रायन वगैरह, तो वहाँ पे लिपसिंग वाले गाने होते हैं, डब ट्रैक्स, वो लिखने जाते हैं कभी कभी, ठीक है वो। ओके, बट वहाँ पे थॉट आपकी सेम रहती है, उसमें खाली लैंग्वेज आपको कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर बोलता है मुझे स्क्रिप्टेड गाना चाहिए, ये लाइन के साथ चाहिए ट्रांसलेशन। कई बार मैं बोलता नहीं यार ये स्क्रिप्टेड हो रहा है, मैं नया थॉट डालता हूँ। पापा जी, आप इतना सारा काम करते हो, फिल्मों के लिए, नॉन फिल्म के लिए, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से काम में आता है? काम में हाँ, किस तरह के गाने लिख के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? हर तरह के, हर रंग में। मैं एक लकी रहा कि मुझे हर तरह का गाना लिखने को मिला है। एक मेरा टाइप कास्ट नहीं है कि यार ये कुमार ऐसे ही लिखता है ना, कुमार ऐसे ही लिखता है, बस इतना है। कि बेबी डॉल भी है, दुआ भी है, ये भी है, ये भी है, और इंटेलिजेंस ही नहीं है मेरे साथ, बुजवानगिरी नहीं है। मतलब मैं वो वहां तक पहुंच जाता हूँ जहां तक कोई नहीं पहुंच रहा है, अपनी नॉन सेंसिबिलिटी के साथ, म्यूजिकल सेंसिबिलिटी के साथ नहीं। मुझे हर तरह गाना लिखने को मिला, मुझे अच्छा लगता है कि ना तो पोएट हूँ, ना तो मैं शायर हूँ, ना पुष्पा हूँ, ना फायर हूँ। मेरे को अचानक याद आया कि आपने जावेद साहब के साथ भी काम किया है, जग सुना सुना लगे आप लोगों ने। हाँ, वो कैसा उसमें एक्सपीरियंस था? पंजाबी पार्ट मैंने लिखा था, पूरा हिंदी लिख लिया था, बट जावेद साहब पिक्चर लिख रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि हिंदी पार्ट वो लिखने वाले, तो पंजाबी पार्ट था, दिल दिल जुड़े बिना ही टूट गए थी, बोला। पापा जी, कंपोजर्स तो बहुत सारे हैं जो जोड़ियों में लिखते हैं, लिरिसिस्ट का बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दो लिरिसिस्ट ने मिलके गाना लिखा हो, करेक्ट? आपके साथ मैक्सिमम गाने आप खुद ही लिखते हो, आप भी कोलैबोरेट नहीं, करते हो? कोलैबोरेट नहीं मेरा। मैं ही तो आया था शहर में हाँ। अकेला लिखने के लिए, किसको साथ लाया होता तो अलग बात थी। ओके, खुद को ही लाया अपने साथ में। एक राकेश कुमार है,
एक कुमार है, 2 हो गए ना बंदे। एक रिकेश कुमार है पंजाब से, अब एक कुमार मेरे साथ घूम रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सुननी पड़ती है, वरना ठीक है। दोनों की एक दूसरे से बात होती है? रोज बात होती है। क्या बात होती वो इमेज कॉन्शियस है कुमार, हाँ। रिकेश इमेज कॉन्शियस नहीं है। ही प्लेज एवरीबडी बट ग्रीट ट्रीट ये आदमी अच्छा करता है, लोगों को मेरे से बेहतर कर लेता है। तो बात क्या है, जब आप कुछ नहीं हो ना, बात वहां पे नहीं है ना। आप जब एक आदमी रोटी चुरा के खा लेता है, आपने उसको रोटी दी नहीं, चुरा ली उसने। पंगा के भरे पेट वाले जब रोटियां चुराएंगे तो बही खाते तब खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुलने वाले। वेरी वेल सेड। यार आप बातें बहुत अच्छी करते हो, कमाल है। मतलब आई एम श्योर वही लिरिक्स में झलकता भी है कि बहुत बार आप बहुत बड़ी बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कह जाते हो, तो वो बहुत बार ना बहुत दिन बाद लगती है, क्योंकि समझने में टाइम लगता है। वो जो दिल है ना, दिल का किरदार आंखों से छलकता है सर। बोलने की जरूरत नहीं है, सूरज को बोलने की जरूरत नहीं, मैं सूरज हूँ। इस तारे टक 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 करते रहते बस। ओके। आप पहले की जनरेशन से होने के बावजूद अपने लिरिक्स को इतना रिलेवेंट कैसे रखते हैं? कोई कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला है, सीक्रेट है, या कोई तरीका है जिससे आप नए लोगों से जब काम करते उनसे भी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, अननोइंगली अंदर बैठ जाती है नए लोगों से कॉम्पोजिशन पे लिखने के बाद, सुन के साउंड से इंस्पायर होके। बाकी ऑब्जर्वेशन तो मर नहीं सकती ना। आप देखो नजर वाला चश्मा है तो नज़ारों वाला भी हमारे पास ही है ना। तो वो आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं राइटिंग में। मेरा कान खुले रहते हैं, मतलब यार कोई बोल रहा है यार ये अच्छी लाइन है, इसको रिकॉर्ड कर लो, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर कभी कोई गाने की सिचुएशन आती है, उसमें उसको डालने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे गाने जैसे हो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट थी ना, ये किसी और की धुन पे लिखा था मैंने, उधर बाउंस हो गया, तो लिस्ट उठा के मैंने साजिद सर को दिया, उन्होंने कंपोज कर लिया। फिर तेरी शर्ट दा मैं था बटन सोनी है, लिखा किसी फिल्म के लिए, डायरेक्टर ने मुझे बोल दिया कि ये क्या लिखा है, मैं लिखा है तो ये कोई लिरिक्स होते हैं, मैं ये लिरिक्स होते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब को ना पिक्चर फ्लॉप करा देगा आदमी ये, ठीक है ना। तो मैंने उठा के किसी और को दे दिया गाना, और वो गाना बन गया, मकबूल हो गया। मैंने क्या, अच्छी बात पे, नई बात पे अड़ना है आपको, जो बात कभी सुनी नहीं है तभी फाइट करोगे ना। मतलब आप में मेरा गाना बाउंस हो रहा है, क्यों बाउंस हो रहा है, रीजन ढूंढना है आपको, खुद ही ढूंढना है रीजन इसमें। तो इस सवाल का जवाब वैसे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हो? आपका गाना बाउंस कर दिया किसी ने, एक वक्त के साथ पेशेंस आया थी आपके पास, है ना। और आपको अब पता है पहले गाना बाउंस होगा फिर अप्रूव होगा, मेरी अप्रोच वो होगी। मुझे ज़्यादा ड्राफ्ट लिखने अच्छा नहीं लगते, मैं 1-2 ड्राफ्ट में कोशिश करता हूँ लिख दूँ, और नेचुरली वो हो भी जाता है। 70% हो जाता है, 37 के फंसते फिर लिखते हैं हम लोग बैठ के। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सेप्टेंस एक्चुअली। इस बात को एक्सेप्ट कर लो जल्दी कि रिजेक्ट हो सकता है कुछ भी, और बाउंस भी हो सकता है। तो सर अब हर चीज़ तो अप्रूव नहीं होगी ना। सामने वाला जो बाउंस कर रहा है इंटेलिजेंट आदमी होगा, आपसे कुछ अच्छा चाहता होगा, अच्छा लिखवाना चाहता होगा, इस बेस पे ही बाउंस होता है। आज की डेट में डायरेक्टर बहुत पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, उनको सिनेमा पता है अपना, है ना, तो रिस्क नहीं ले सकते, अच्छा काम आपसे निकलवाना चाहते हैं। और बाजी हमने ना क्रिएटिव साइड की तो बात कर ली, लेकिन सिर्फ क्रिएटिव से नहीं चलता है। आपने भी बोला कि आर्ट और कॉमर्स दोनों का, बैगर विदाउट कॉमर्स। करेक्ट। तो कॉमर्स बहुत ज़रूरी है। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तब जाके 20 साल 25 साल बाद आप कॉमर्स को समझ पाए हैं। बट अब जब भी कोई आर्टिस्ट आ रहा है, नया आर्टिस्ट आ रहा है, जैसे मैंने, आर्ट तो आप पढ़ लोगे, आप हो सकता है बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बट कभी कभी कॉमर्स आपकी ख़राब होती है तो आपका करियर डगमगाता है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने करियर से सीखी हैं, जो हर एक लिरिसिस्ट को पता होनी चाहिए जब वो ये काम करना शुरू करते हैं? पर्सनली मेरा जो कि मैं लग्जरियस खाम कभी देखा नहीं है। मैं 2 रुपये में भी खुश था, 100 रुपये में भी खुश था। तंगी उनको होती है जो औकात से ज़्यादा चीज़ें रख लेते हैं कि यार किराए का मकान है, किराए की पार्किंग, गाड़ी खरीद ली 1 करोड़ की, फिर किस्तें भरने के पैसे नहीं होंगे, तंगी वहाँ पे होती है। मैं औकात के हिसाब से गाड़ी लूँगा, वक्त पे लूँगा। गाड़ी तब लो कि गाड़ी आपने खरीद रखी है, ऐसा ना लगे गाड़ी ने आपको खरीद रखा है। छोटी-छोटी बातें हैं। तंगी क्या है? तंगी ज़रूरतें हैं आपकी। जितना फैलावट कर लोगे उतना दिक्कत है ना। या तो बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग हो कि दिक्कत हो ही ना। तो 50 करोड़ बैंक में करो ना, जो अफोर्ड कर सकता है करना ही चाहिए। तंगी आप खुद ही तो लाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा पाउंड फुला के। सही। और बाजी टीम का कितना बड़ा योगदान है आपके करियर में? टीम, मेरी टीम। हाँ। अ,
टीम मैंने बनाई है क्या? अभी मेरी टीम अच्छी, मैं तो अकेले चल रहा हूँ, मेरे परिवार का सपोर्ट है, बाकी कंपोजर्स का बहुत सपोर्ट है मुझे, मतलब सारे कंपोजरों का। सर मैं अच्छा आदमी तो सब अच्छे जुड़ते गए, बस ऐसा समझ लो लाइफ में। और आप बिजनेस को कैसे हैंडल करते हैं? आई डोंट हैंडल, मैं हिसाब नहीं कर सकता, पैसे नहीं गिन सकता, उसके लिए टीम है, इसलिए वो टीम है। तो सारा काम वही करते हैं? सारा काम वो करते हैं, मैं बताता हूँ कि यहाँ से चेक उठाना है बस, यहाँ पे काम कर लिया, एग्रीमेंट बनाना है बस। सो ये नेगोशिएबल है, इतने में डन कर देना, मतलब अगर 3 रुपये का काम है तो बंदा जेन्युइन में 1 रुपये में कर देना, कोई ज़्यादा मत करना, ऐसे ऐसा मुझे नॉर्मलाइज करो। और ये सवाल मैं आपसे पूछने की ज़रूरत कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता आप कैसे हैं कि बहुत बार मैं भी आर्टिस्टों के साथ रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि लोग अपने दुखों से इतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरों के सुखों से दुखी हैं। तो हर एक आर्टिस्ट अपने आप को कंपेयर करता है कभी कि यार ये आर्टिस्ट मेरे से कम जानता है लेकिन मेरे से ज़्यादा है इसके पास। हो सकता है वो शोज़ हो सकता है वो टैलेंट शो पे कोई जज बना हो सकता है वो ब्रांड की डील कर रहा हो। ये तो नहीं बोल सकते कि ये दिखता नहीं है या फीलिंग आती नहीं है। इसको आप हैंडल कैसे करते हो जब भी कोई आपके सामने आके बात करता है? सर ये कम्पिटिटिव हो तो बहुत अच्छा है, जेलिसी हो तो खराब है। सोसाइटी में अगर बड़ी गाड़ी कोई लेगा नहीं तो सोचेगा कैसे बड़ी लेने के लिए ना, वो अच्छी बातें हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि आप दूसरी गाड़ी को देख के जल रहे हो कि इंस्पायर हो रहे हो, 2 बातें। जल रहे हो तो फूक के खत्म हो जाओगे, अगर इंस्पायर हो तो आप करके गुजर जाओगे उससे बड़ा कुछ। अगर कोई बड़ी इमारत नहीं होती सर, मैं कैसे सोचता कि बड़ा मुझे भी घर बनाना है ना? तो ये चीज़ें इंस्पिरेशन के ठीक है, बट कंपनी ठीक है, बट जेलिसी के मुद्दे भी खराब है। बहुत अच्छा बोला आपने भाजी। और आप जैसे कम इंटरव्यूज़ देते हो और आई एम श्योर कि जब आप इतना थॉटफुल हो और दिमाग में चीज़ें चलते हैं तो आपको भी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं कभी कोई इंटरव्यू करूं तो मुझसे इस बारे में कोई पूछे, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, कोई पूछता नहीं है। तो ऐसे कोई मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको बात करना आज चाहते हैं? आपने सब पूछ लिया, चलिए। कभी वो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब बन जाते हो तो ग्रीट द पीपल नाइसली, ट्रीट द पीपल नाइसली, चाहे वो वॉचमैन है चाहे बॉस है। मैं इतना बोलना चाहूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे कम जान रहे हो, जब मेरे साथ रहोगे मुझे ज़्यादा जानोगे। करेक्ट। और बाजी, म्यूज़िक इकोसिस्टम जो है इसमें किस किस इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? म्यूजिक सर ये वक्त के साथ अपने आप होता है। जब आप कुछ रोक ना सको ना, उसको जाने दो, बहने दो। आप क्या बेहतर कर रहे हो, आप कितने और बेहतर लिख सकते हो, और क्या गानों में और सोसाइटी को दे सकते हो। पहले तो आई वांट टू राइट अ सॉन्ग, आई वांट में ना एक फिक्र नहीं होती, वो एक आवारा सा आदमी आता है लिखने के लिए, ठीक है, उसको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। समय बीतता है, फिर आई हैव टू राइट अ सॉन्ग। हैव के अंदर जिम्मेवारियां आ जाती हैं बहुत सारी, किराए भी देने पड़ते हैं लोगों को, बहुत खुद को भी संभालना पड़ता है। आई वांट एक फिक्रा, बेफिक्रा सा, आई हैव टू राइट अ सॉन्ग नाउ, ऑप्शन नहीं है। बाजी, जितने भी लोग आपको जानते हैं, अब क्या है कि कोई म्यूज़िक लेबल है वो आपके साथ लिरिक्स लिखवाना चाहता है। हो सकता है उन्होंने कुछ आर्टिस्ट साइन किए हुए, उनके लिए लिरिक्स लिखवाना चाहता है। कोई नई एजेंसी है जो आपके साथ कुछ ब्रांड का काम करना चाहती है, मान लो कॉर्पोरेट जिंगल कराना चाहती है। अलग अलग लोगों को अलग तरीके से काम करना है। तो बहुत बार ये पता नहीं होता उन कमर्शियल लोगों को कि जिस आर्टिस्ट को आप अप्रोच कर रहे हो उनका कंफर्टेबल स्पेस क्या है, कि किस तरीके से उनको अप्रोच किया जाए या कैसे ऑफ़र ले जाया जाए उनके पास जो उनको भी बहुत पसंद है। तो हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि कुमार पाजी के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर मान लो मैं एक लेबल हूँ या मैं एक प्रोड्यूसर हूँ या मैं एक सिंगर हूँ, ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने का बहुत मन है, ताकि अगर कोई ये सुन रहा हो, देख रहा हो, तो वैसे काम आपके पास लेके आए? यार इसका मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे को इसलिए लगता है इसमें मैंने सोच नहीं है इसके लिए मेरे पास इस बात तो की। आपका भी फिलहाल आप ये समझ लो 2025-26 जो अगला एक 12 महीना 15 महीना है, उसमें आपको क्या करने का मन है अगर एज एन आर्टिस्ट? मुझे गाने लिखना है और छोटा सा काम चल रहा है अभी, वो बाद में रिवील करेंगे लाइफ। वक्त के साथ ना कुछ ऐड तो होता ही जाता है ना लाइफ में ना, तो ऐड हुआ है अभी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं एक और तरीके से पूछता हूँ कि क्या चीज़ें देख के आप प्रोजेक्ट को ना करते हो और क्या चीज़ें आपको एक्साइट करती है जब प्रोजेक्ट को हाँ करते हो? बंदा अच्छा होना चाहिए पहले, अगर मिल गया तो मिल गया बस। ये तो मैं नहीं मिलता, मैंने टीम मिलती है, मुझे बताती है ऐसा ऐसा हो रहा है,
और मैं नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता हूँ कि आप प्यार से बात करो सबसे। कई बारी बंद मैं कहा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बीता, मेरे को बहुत बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, आप नॉर्मलाइज कर दो सामने वाले को। 5 का ढाई कर दो, ढाई का 1 कर दो, कोई चक्कर नहीं, बंदा जहाँ से नहीं जाना चाहिए। अगर अच्छा आदमी है, दोस्त बनने के काबिल है तो, वरना इतना पैसा मांग लो कि काम ही ना करे आपके साथ। आपने ऐसा किया है? किया 1-2 बार। मैंने बोला ईगो बहुत जल्दी आ जाती, ईगो आ गई तो मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। अगर ईगो आ गई ना सर, मैं ठहर नहीं सकता वहाँ पे। अहम वाले नहीं पसंद। लोगों ने अहंकार को स्वाभिमान समझ रखा है, क्या करें उस बात का मैं। जो स्वाभिमान है उसके अंदर अहंकार तो आस-पास भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचता हूँ मैं। और मेरे को लगता है कि इनका परछाया पड़ गया मेरे पे तो, और मेरे अंदर अहम आ गया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला ना, ईगो और एटीट्यूड जूती के नीचे रखनी चाहिए, सर पे सवार नहीं होनी चाहिए लाइफ में। वेरी वेल सेड। एक्चुअली पाजी, आप जितनी भी बातें कर रहे हो, मैं वापस बोल रहा हूँ कि आप एक एक दो दो शब्द में इतनी गहरी बातें कह जाते हो ना, तो मुझे भी 5-7 सेकंड लगते हैं वो उसको समझने में। आप क्रिकेट खेलते हो, है ना? थोड़ी पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। हमने बिजनेस की भी बात कर ली, क्रिएटिव की भी बात कर ली। कुमार से बात की, जो कि एक लिरिसिस्ट है। उनसे उनकी आर्ट के बारे में बात की, वो कैसे गाने लिखते हैं, क्या उनको इंस्पायर करता है, क्या क्या करना चाहते हैं। हमने बिजनेस की भी बात की। अब ना ये सारी बात करने के बाद हम राकेश कुमार से बात करते हैं, जो पर्सनल बातें हैं, जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है। तो आज भी राकेश कुमार को कोई इनसिक्योरिटी है, या कुछ डर है, या ऐसी कन्फ्यूजन आती है लाइफ में? इनसिक्योरिटी तो कभी नहीं थी, इनसिक्योरिटी का इन भी नहीं रखा मैंने। मुझे लगता है कि मेरे परिवार है, कभी आप लगता है कि आपको कुछ हो गया तो उनको क्या होगा, वो इतनी इनसिक्योरिटी रहती है, बाकी मुझे कोई इनसिक्योरिटी लाइफ में नहीं है। उतना मैं मजबूत बना दूं सबको लाइफ में, परिवार को भी, जो आसपास के लोगों की। अगर आपको कुछ भी हो तो उनको शायद दुख कम हो, सुख ज़्यादा मिले, वो मेरे माइंड में रहता है हमेशा। मैं अपने वाइफ से भी डिस्कस करता हूँ कभी कभी बातें। और जैसे आपने कहा आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के अलावा आपके और कौन से शौक हैं? पार्टीज, आओ चिल पैड है हमारा एक, वहाँ पे पार्टी करेंगे। क्रिकेट ऐसा है कि मैं 21 साल की उम्र में पंजाब छोड़ दिया था, तो मुझे क्या लगता है वो जो सीन है ना क्रिकेट का, वहीं फ्रीज है। मेरा भाई, बैट, दोस्त, वो फ्रीज पड़ था, वो होता है पॉज हो गया, वो पॉज था, यहाँ पे मैंने उसको शुरू कर लिया खेलना। क्रिकेट का बहुत शौक है। मैंने क्रिकेट खोली है, BBC बल्ले बल्ले क्रिकेट, वहाँ से वो लोग आगे भी बढ़े हैं। खोला इसलिए कि सबकी ज़रूरतें पूरी हों, सब एक से कनेक्ट रहें, और काम बनता तो बनाएं। बाद में हम लंगर भी खिलाते, खाना भी सबको साथ में जितने लोग तो आते। बॉम्बे में? हाँ तो हमको भी आना है बल्ले बल्ले क्रिकेट में। हाँ बिल्कुल। कैसे आ सकते हैं कुछ बताइए? नहीं, देखो कैप्टन कोई भी चलती मेरी है वहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका उठना बैठना ज़्यादा होता है उसको नॉट आउट भी दे देते कभी कभी। पाब्लो एस्कोबार वाला सीन है तो। एंजॉय करते हैं हम लोग, जीत हार है नहीं ना वहाँ पे, वो मैं ही हारूंगा, मैं ही जीतूंगा। आपने एक और वर्ड बहुत बार यूज़ किया, इनोसेंस। तो आई एम श्योर कि आप इनोसेंट रहे होंगे, तभी आपको वो इनोसेंस आई है। तो आपके बचपन की कोई इनोसेंट याद है जो आपको आती है? ये अभी समझ रहा है, वो मासूम सी बातें अब समझ रहा है, उस वक्त नहीं पता थी ना। अब अच्छा, ये इनोसेंट बात थी, ये इंटेलिजेंट बात थी। बचपन में मेरे को मम्मी बोलते थे कि जब मैं बम्बई आ गया था, गाने हिट हो गए, तो उन्होंने बोला यार तू मुझे बोलता था बुगनी बुगनी, मतलब गुल्लक में पैसे डाल के, मैं एक दिन बॉम्बे जाऊंगा। मैं जब 6 साल का था, आई थिंक था। आई थिंक डेस्टिनी व्हेन यू टेक बर्थ, इतनी इंग्लिश मैंने बड़ी जोर तोड़ से लिखी है। व्हेन यू टेक बर्थ, डेस्टिनी डिजाइन्स योर डेजिग्नेशन टिल योर डेथ, बट द कर्मा इज ए टूल टू क्रिएट अ मैजिक। वक्त के साथ बातें बनती हैं, जो कुछ मैंने पाया है लम्हा लम्हा जोड़ के वक्त बनाया है। वाह भाजी, आपने इंग्लिश। वक्त जो नाम है ना, वक्त देखो, वक्त क्या, आप हो वक्त, मैं हूँ वक्त। वक्त कोई बॉडी नहीं है। आपने मुझे बुलाया, मैं आ गई, इज अ टाइमिंग गेम। तू मेरी जिंदगी, आप जिंदगी, मैं जिंदगी, कोई थर्ड पर्सन तो ना आ जाएगा धरती पे। वक्त नाम क्या है, हम ही वक्त हैं एक दूसरे के लिए। अब कोई वक्त एक बॉडी में तो नहीं आ सकता ना, वो हम ही तो मैं हूँ। कहता वक्त गुजरा था, मैं एक दिन हम ही गुजर जाएंगे। नाइस। तो पाजी, अगर आपने अपनी लाइफ को समेटो, मान लो आप अगर आंख बंद करके सोचो ना कि मैंने पूरी लाइफ में क्या क्या किया, तो जिस टाइम भी आप ऐसा करो ना, तो आपको 2-4 चीज़ें याद आती है। हर बार अलग अलग चीज़ें भी याद आती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है। कुछ होती हैं लाइफ की लर्निंग्स, कुछ गिल्ट होते हैं, कुछ हंसी के पल होते हैं। तो जब आप अपने लाइफ को
समेटते हो या कभी आंख बंद कर, आपको वो कौन से पल है जो याद आते हैं जिसको जिन्होंने आपको आप बनाया है, मतलब वो कौन से मोमेंट्स हैं या लर्निंग है आपकी लाइफ की? मुझे मेरे फादर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे वो जैसे मैं पंजाब से आता था जब ना, तो बालकनी में मम्मी खड़े रोने लगते तो मैं चले जाता था। मैं उनको रोता हुआ छोड़ के कैसे आ सकता हूँ मुझे आज तक नहीं पता है। यहाँ पे कोई खींच रहा होगा ख्वाब ख्वाहिश मुझे। फादर साहब फ़ोन पे फ़ोन रख के रोते होंगे। मुझे 15 साल बाद पता लगा ये बातें, वो रो रहे थे। उस वक़्त मोमेंट में मुझे पता ही नहीं लगा। एक बार पापा बोले मैं तुझे ले जाऊँगा, आए वो। मैं कहा नहीं जाऊँगा, मैं कुछ बनूँगा। वो ज़िद और जुनून मिल चुके थे। तो पापा जब ट्रेन में गए होंगे वो रो रहे होंगे। मुझे ये 15 साल बाद महसूस हुआ कि ये रो रहे थे उस वक़्त जाते हुए। उस वक़्त मुझे नहीं फ़ील हुआ, क्योंकि मेरा जुनून इतना सवार था सर पे, नज़र ही नहीं आया कुछ। मेरी लाइफ में मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे परिवार का बहुत योगदान है, और यार दोस्त जितने भी मिले मुझे। मैं बहुत लकी आदमी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा लकी। मेहनत एक तरफ है, मेहरबानी बहुत बड़ी बात है मेरे साथ। मेरा डेस्टिनी, कोई है मेहरबान मुझ पे कि मुझे आता जाता कुछ नहीं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो लिख के तुकबंदियाँ करके चल ही रहा हूँ। लाइफ में। बस हर आदमी के पास एक ऐसा बंदा होता है कि अगर कोई सपोर्ट ना भी कर रहा हो ना, वो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देता है हो जाएगा। आपकी लाइफ में वैसे दोस्त यार हैं मेरे फादर साहब थे, वो आपको सपोर्ट करते थे पूरा? वो करते थे, अभी भी उनकी सपोर्ट चल रही है। वरना अब मैं दुनिया को बोलने लगा हूँ, पापा ने टेंशन ना लें। अब मैं बोलता हूँ और टेंशन मत लेना, मैं हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना उस वर्ड का। आप इतनी जिम्मेवारी कैसे ले सकते हो आदमी की ख्वाबों की, ख्वाहिशों की, और प्रूफ भी करना है, करना भी है किसी के लिए कुछ। मेरी सोच राइटर से थोड़ी सी अलग है ना, लिरिसिस्ट, शायर, ये मेरा काम है। इसके अलावा जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो मैं अलग आदमी हूँ। और ऐसा होता है कि आपने बचपन में या जवानी के टाइम ऐसा लगा कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत सीरियस थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे, बाद में वो थॉट बदलती है? काम को लेके नहीं, बाद में कभी कभी होता है कि वो मिथ बदल जाता है, कभी कभी आपको दूर से ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन जब आप आते हो तो आपको बोलता है कि नहीं यार ये मेरी थॉट गलत थी। ऐसा कभी आपके साथ वही हुआ? धुन पे लिखना नहीं लिखना वो पता था। गीत के आसपास ही घूम रहा मैं अब तक, वो भटका नहीं अभी तक। मेरा आसपास सर्कल वही चला लाइफ में। ओके बाजी, और अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन में ऐसे कौन से सपने हैं, जैसे आप जब छोटे थे तो आपने बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है, रिचेस्ट बनना है, फिटेस्ट बनना है। ये उस वक्त नहीं, ये यहाँ पे आने के बाद। करेक्ट, ये तो अब पूरे हो गए अब। ये क्या पता क्या था, ये आप जब आते हो ना तो लोग बोलते हैं यार वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है, एक कमरे में मर गया, वो ऐसा था ऐसा, उनके बड़े नाम थे। तो आप एक खौफ के दायरे में आ जाते हैं, अच्छा हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा ऐसा। तो यूनिवर्स सुनता है, आपको बेल दो थोड़ी चीज़ें, फिटेस्ट हिटेस्ट रिचेस्ट में। रिचेस्ट का मतलब है कि जितने भी बन पाए आप, अपील तो कर सकते हो कोर्ट में ना, जजमेंट बाद में आएगी, देखेंगे। तो ये तो पूरा हो गया आपका। अब कौन से वो ड्रीम्स हैं जो आप पूरे करना चाहते हैं? सपनों में बिलीव नहीं करता मैं, सोच में बिलीव करता हूँ। ख्वाब भटकाते हैं दुनिया को, सोच आगे लेके जाती है। ड्रीम यही है, सब जो बोला उसके अंदर सब नजर आता होगा। हाँ, मेरा है कि मैं पश्चाताप नहीं और शिकायत नहीं है कोई किसी चीज़ से। मुझे लगता है बोनस की लाइफ है, औकात से ज़्यादा मिला है मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगता, मैं ऐसा फील भी करता हूँ। और हमेशा बोलता हूँ यार आई एम सेट, अब और चीज़ें सेट हो जाए साथ में। बस लोग बोनस की ज़िंदगी थोड़ी सी मिली यार। एक लफ्ज़ लिखने वाला आदमी बात तक पहुँचा, फिर गीत तक, फिर चर्चे तक पहुँच गया यार। लफ्ज़ की औकात नहीं, बात बन गई है। वाह भाजी, पता है मुझे मैं तकरीबन 70-75 पॉडकास्ट शूट कर चुका हूँ। मैं हमेशा जब भी ऐसा होता है तो मैं सोचता हूँ कि ये वाला सबसे फास्टेस्ट था। आज की हमारी जो कम्युनिकेशन है, मुझे लगता है इतने कम समय में इतनी सारी बातें मैं आज तक नहीं कर पाया। तो थैंक यू फॉर बीइंग योरसेल्फ। आपका ये जो एटीट्यूड है, ये जो नज़रिया है लाइफ को लेके, काम को लेके, इसका अगर हम 10-20% भी यूज़ कर पाए तो शायद किसी की भी लाइफ में ना इतनी स्ट्रेस या प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। पहले बात तो थैंक यू फॉर बीइंग योरसेल्फ। आपने जिस क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी के साथ जवाब दिया है ना, इट मेड माई लाइफ एंड वर्क वेरी ईजियर। तो जितने भी लोग आपको पहचानते हैं, आपके फैंस हैं, लाखों करोड़ों हैं जो आपके गाने सुनते हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं। ये जितने भी लोग हैं उन सब के मन में या उन सब के विचारों में आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या सोच उनके मन में हो? हाउ शुड पीपल नो यू? लोग आपको कैसे पहचाने? ये उनको सोचना है, मुझे नहीं सोचना है।
ये उनका काम है सोचना मेरे बारे में। एक तो गाना भी लिखूं, गाने से प्यार भी करूं, नहीं। आई अंडरस्टैंड माई वर्क, आई अंडरस्टैंड माई वर्क, आई रिस्पेक्ट माई वर्क, आई डोंट लव माई वर्क, लेट द पीपल लव माई वर्क। लोगों सभी खुद ही कर लोगे प्यार करके गाना लिखने के बाद, तो कुछ लोगों को प्यार करने दो। जब लोग प्यार करते हैं ना, वो गाना जब घूम के आपके पास आता है, वो प्यार, वो उससे बड़ी फीलिंग ही कोई नहीं है कि आप गाड़ी में बैठो, एफएम ऑन करो, आपका गाना बजता हो। वो फील आप खरीद नहीं सकते दुकान से जाके किसी भी। वो फीलिंग ही अलग है सर। लोगों को सोचना है। अगर मैं ये लिखूं और मैं विद्वान भी बोलूं खुद को, तो गलत हो जाएगा ना। लेट द वर्ल्ड डिसाइड। मैं अपना काम डिसाइड करूंगा, ये काम मैंने करके दिया। आप एग्जाम दे दिया, टीचर के पास पेपर चले गए, वो पढ़ेगा लिखेगा कितने मार्क्स देगा, ये तो मुझे नहीं पता ना। पापा जी, मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ आज, क्योंकि आप बहुत इंस्टेंट लिखते हो, तो कुछ इंस्टेंट लिखा जाए, 2-4 लाइन बताओ। किसी भी चीज़ पे। आप आज का माहौल पे ही पॉडकास्ट हो रहा है, पिछले 1.5 घंटे हमने जो बात की, इसी पे ही 2-4 लाइनें, जाते जाते एक सटीक के काम हो। यही नहीं कर पाता मैं, पैसे बहुत लेता हूँ। मतलब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा? नहीं, इन्होंने इतना इश्क दे दिया मुझे, पैसा तो कहाँ रह गया अभी इसमें। बहुत बढ़िया, थैंक यू बाजी, थैंक यू Love you, सो मच, thank you. बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा। एक ही बोलूंगा मैं, हम सारे सुपरस्टार क्योंकि रब हमारे ऊपर स्टार। हम सारे सुपरस्टार क्योंकि रब हमारे ऊपर स्टार। मैं रॉक स्टार हूँ, मगर मुझे कोई भी रोक देता है, इसलिए आपके सामने बैठा हूँ। अगर मुझे ऑफिस में मिला, मैं ऐसे ही मिलूंगा आपको। जिस मोहब्बत से आपने बुलाया, वो मोहब्बत ही डिलीवर हो रही है आपको। लोग हजारों घंटे पढ़ के, भगवान की पूजा करके, समझ के जहाँ तक पहुँचते हैं, वो यही है बस। मैं क्या, वो माला जप रहा था, मैं क्या धागा पकड़ लेना। माला अगर मन का टूटा बिखर जाएगी, धागा पकड़ के रख, कुछ टूटने वाला नहीं, आत्मा पकड़ के रख बस। तो मैंने पकड़ लिया धागा।